डिस्क्लेमर, यह कहानी केवल उन दर्शकों या पाठकों अर्थात 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए बनाई गई है। इसमें रोमांटिक, अंतरंग और परिपक्व विषय-वस्तु शामिल हो सकती है, जो सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो कृपया इस सामग्री से दूर रहें। यह रचना पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 51। यदि आप मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत करते हैं, तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। तुम मेरी पत्नी का पीछा करना चाहते हो। लिनहुआन कार से बाहर निकला, यांग जियाई के पास गया और चेन जिंगुआई को घूरने लगा। चेन शिंगहुआई ज्यादा लंबा नहीं था, लिन जुबान से सिर्फ एक सिर छोटा था। दूसरों की नजरों में, लिन जुबान उसे नीची नजर से देखता था। पत्नी, शिक्षक यांग, यह लिनहुआन आपका पति है। चेन शिंगहुआई ने लिन जुबान को परखा। वह इस छात्र को जानता था। पिछले शुक्रवार को, वह स्कूल में सुर्खियों में था और उसकी वजह से, स्कूल ब्लॉग पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया था। यह सही है, वह सचमुच मेरा पति है। यांग जियाई ने लिन जुबान को आते देखा, उस पर धीरे से मुस्कुराई, लिन जुबान का हाथ पकड़ा और सिर हिलाया। मुझे याद है, लिन जुबान एक छात्र है और शिक्षक यांग, आप स्कूल में एक शिक्षक हैं, क्या आपके बीच शिक्षक छात्र का रिश्ता नहीं है? स्कूल में यह नियम कब से लागू हो गया कि शिक्षक छात्रों के साथ डेटिंग नहीं कर सकते? इसके अलावा, मेरी पत्नी के स्कूल आने से पहले ही हमारे बच्चे हो गए थे। लिन हुआन ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि भविष्य में मेरी पत्नी को फिर से परेशान मत करना। अगर मुझे पता चला कि तुम मेरी पत्नी को परेशान करना जारी रखते हो, तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? चेन शिंगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। वह स्कूल में शिक्षक था, फिर भी आज उसे एक छात्र ने धमकी दी। अगर यह बात बाहर आ गई, तो वह मुंह कहां छिपाएगा? आप ऐसा सोच सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उस समय तक आपको इसका पछतावा नहीं होगा। लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया, उसके शब्द आत्मविश्वास से भरे थे। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, जब तक वह अनमेई समूह को इस स्कूल में निवेश करने के लिए राजी कर लेता है, और फिर प्रिंसिपल से पूछता है, वह आसानी से चेन जिंगुआई को इस स्कूल को छोड़ने के लिए राजी कर सकता है। यह शक्ति की राजधानी है। तुम क्या? चले जाओ। लिन जुबान, क्या यह है? बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारी याद है। चेन शिंगुआई ने लिन जुबान को गहराई से देखा, घूमा और सीधे चला गया। पति, अगर आप ऐसा कहेंगे, तो चेन शिंगहुआई शायद प्रिंसिपल को ढूंढ लेगा। यांग जियाई ने लिन जुबान का हाथ पकड़ लिया, उसके शब्द चिंता से भरे थे। पत्नी, चिंता मत करो, सब ठीक है। लिन जुबान ने यांग जियाई की बांह थपथपाई, उसे चिंता न करने का संकेत दिया। अब स्कूल में उसके द्वारा लाए गए ट्रैफिक के साथ साथ उसके ग्रेड भी बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल समझती हैं कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है। चेन शिंगुआई के शब्दों के कारण उसके लिए परेशानी पैदा करना असंभव है। लिन हुआन को इस बात का पूरा भरोसा था। ठीक है, पत्नी, इस मामले को अपने पति पर छोड़ दो, तुम छात्रों को पढ़ाने पर ध्यान दो। ठीक है, पति, मैं पहले जाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ो। रास्ते में, चेन जिंगुआई अधिक से अधिक क्रोधित हो गया, अपने हाथ में फूलों को देखकर, उसने गुस्से में फूलों को कूड़ेदान में फेंक दिया, घूम गया और प्रिंसिपल के कार्यालय की ओर चल दिया। कुछ ही देर बाद, चेन शिंगुआई प्रिंसिपल के कार्यालय के बाहर आया और दरवाजा खटखटाया। कृपया अंदर आइए। कमरे से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई। प्रिंसिपल लियू। चेन शिंगहुआई ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया, प्रिंसिपल लियू को अपनी मेज पर बैठे देखा, और जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। मैं शिक्षक चेन हूँ, कृपया बैठ जाए, क्या बात है? प्रिंसिपल लियू ने चेन जिंगहुआई को आते देखा, उसकी ओर सिर हिलाया और उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानाचार्य लियू, बात कुछ ऐसी है, मैंने सुना है कि कक्षा 1 के लिन जुवान का यांग जियाई के साथ गुरु छात्र संबंध है। ओह, ऐसी कोई चीज है? हाँ, प्रिंसिपल लियू, मुझे आज ही पता चला कि स्कूल में शिक्षक छात्र संबंध खराब चल रहे हैं। खैर, इसका हमारे स्कूल पर बुरा असर पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि प्रिंसिपल लियू इस पर ध्यान देंगे और उन्हें चेतावनी देंगे। शिक्षक चेन, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप शिक्षक छात्र संबंध नहीं रख सकते। प्रिंसिपल लियू ने चेन शिंगहुआई की तरफ देखा। अगर उसे, यानी प्रिंसिपल को, इन दिनों क्या हो रहा है, पता नहीं है, तो वह एक बेकार प्रिंसिपल है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, हमारे स्कूल में ऐसी कोई मिसाल नहीं है ना? अगर इस मामले से दूसरे छात्र प्रभावित होते हैं और उनके ग्रेड प्रभावित होते हैं, तो इसका हमारे स्कूल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हे, टीचर चेन, आप हमारे स्कूल में अपेक्षाकृत देर से आए। वास्तव में, 3 साल पहले भी हमारे स्कूल में एक टीचर एक छात्र के साथ डेटिंग कर रही थी। प्यार स्वतंत्र है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि कौन किसके साथ डेटिंग कर रहा है, जब तक कि इससे स्कूल की छवि प्रभावित न हो, हम आंखें मूंद लेंगे। इसके अलावा, लिन जुबान 2 साल से हमारे स्कूल में है, और उसके ग्रेड हमेशा उत्कृष्ट रहे हैं।
इसके अलावा पिछले हफ्ते लिन जुबान अकेले ही हमारे स्कूल में काफ़ी ट्रैफिक लेकर आया। ब्लॉग पर दूसरे स्कूलों के भी कई छात्र हैं जो अगले साल हमारे स्कूल में आवेदन करने की योजना बना रहे हैं। मैं लिन जुबान और उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। प्रिंसिपल होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में ज़्यादा दूर तक देख सकता है। अगर वह इतनी छोटी सी बात पर लिन जुबान को चेतावनी देता है तो क्या होगा? यदि लिन हुआन नाखुश है और अपने जूनियर वर्ष में अचानक किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित हो जाता है तो यह उनके स्कूल के लिए नुकसान होगा। उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले किसी भी छात्र का स्कूल द्वारा ध्यान रखा जाएगा, चाहे वह किसी भी स्कूल में पढ़ता हो। लेकिन प्रिंसिपल, ठीक है, टीचर चेन, इस मामले को छोड़ दीजिए, अब इसकी चिंता मत कीजिए। अगर वे सचमुच कुछ ऐसा करते हैं जिससे स्कूल की छवि प्रभावित होती है तो मैं स्वाभाविक रूप से उनके पास जाऊंगा। इसके अलावा टीचर यांग पहले से ही शादीशुदा हैं, इसलिए उन्हें और परेशान मत करो। यह सुनकर चेन शिंगुआई हैरान रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसिपल को पहले से ही पता होगा। चेन शिंगहुआई की अभिव्यक्ति अचानक उदास हो गई और उसे सिर हिलाना पड़ा। ठीक है प्रिंसिपल लियू, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, मैं पहले बाहर जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ें। शिक्षक चेन, मुझे आशा है कि आप सीखने में अधिक ऊर्जा लगाएंगे और छात्रों को ज्ञान देने में अधिक प्रयास करेंगे। ठीक है। चेन शिंगुआई उदास होकर प्रिंसिपल के कार्यालय से बाहर आया, खिड़की से नीले आकाश और सफेद बादलों को देखा और आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। अगले दिनों में चेन शिंगुआ ने यांग जियाई को और परेशान नहीं किया। इन दिनों यांग जियाई ने भी राहत की सांस ली। वह भी बहुत खुश थी कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था। सौर कैलेंडर के अनुसार 25 जून को 5वें चंद्र माह के 5वें दिन आज ड्रैगन बोट फेस्टिवल है। यांग जी और लिन हुआन घर पर थे, जोंगजी बना रहे थे। जोंगजी की बात करें तो जोंगजी के स्वाभाविक रूप से विभिन्न स्वाद होते हैं। उदाहरण के लिए बांस की पत्ती जोंगजी, मुगवत जोंगजी, मीठी चाय जोंगजी, 9 बीज जोंगजी, मांस जोंगजी और अन्य 12 प्रकार हैं। जोंगजी, जिसे जियाओशु टोंगजोंग भी कहा जाता है, जोंग के पत्तों में चिपचिपे चावल लपेटकर और भाप में पकाकर बनाया जाता है। यह हमारे देश के पारंपरिक त्योहारी व्यंजनों में से एक है। यांग जियाई को जो जोंगजी खाना पसंद है वे मांस जोंगजी और मीठी जोंगजी हैं, इसलिए लिन जुबान और यांग जियाई ने आज केवल इन 2 प्रकार की जोंगजी बनाने की योजना बनाई है। इया विला के लिविंग रूम में दाबा और एरबाओ घुमक्कड़ में बैठे थे और अपने माता पिता को मेज पर जोंगजी लपेटते हुए उत्सुकता से बड़बड़ाते हुए देख रहे थे। बच्चों, यह जोंगजी है। हर साल इस समय मूलतः हर घर में जोंगजी बनाई जाती है। क्योंकि आज ड्रैगन बोट फेस्टिवल है और कुछ स्थानों पर ड्रैगन बोट रेस भी होगी। यांग जियाई ने जोंगजी लपेटते हुए बच्चों को त्योहार के बारे में समझाया। अध्याय 52 ड्रैगन बोट फेस्टिवल। दरअसल जोंगजी खाने की इच्छा का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें खरीद नहीं सकते। लेकिन लिन हुआन को अपनी पत्नी के साथ घर पर जोंगजी बनाने में और भी अधिक आनंद आता है क्योंकि यह प्रक्रिया अद्भुत है। कुछ ही समय में लिन जुबान और यांग जियाई ने 20 जोंगजी लपेट लिए थे। उनमें से 10 मांस जोंगजी थे और 10 मीठे जोंगजी थे। पति, मैं छुट्टियों के बाद कुछ जोंगजी स्कूल ले जाने और उन्हें किंगयुए को देने की योजना बना रही हूँ। वे एक दिन में इतने सारे जोंगजी नहीं बना सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सहकर्मी को कुछ देने की योजना बनाई ताकि वह उन्हें घर ले जाकर खा सके। पत्नी, जरूर, मैं भी कुछ जोंगजी ले लूंगा और उन्हें अपने रूममेट्स को दूंगा। लिन शुवान स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया। चेन किंगयुए भी एक बार उनके घर आ चुकी थी और जियाई के साथ उसके अच्छे संबंध थे। उसने स्कूल में जियाई की बहुत मदद भी की थी, इसलिए वह इस बात के लिए सहमत हो गया। लेकिन पतिदेव, आप जो जोंगजी लपेटते हैं वह मेरे लपेटे हुए जोंगजी से कहीं बेहतर दिखती है। यांग जियाई ने मेज पर खूबसूरती से लिपटे जोंगजी को देखा, जिनमें से सभी लिन जुबान द्वारा लपेटे गए थे, जबकि उसने केवल 3 लपेटे थे और वे थोड़े ढीले थे। कोई बात नहीं, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। भविष्य में जब भी आप जोंगजी खाना चाहें, हम उन्हें लपेटना जारी रख सकते हैं, लिन जुबान ने यांग जियाई को दिलासा दिया। पत्नी, तुम बच्चों के साथ यहीं रहो और मैं जोंगजी को रसोई से बाहर ले जाऊंगा। हम उन्हें दोपहर के भोजन में खा सकते हैं। ठीक है। यांग जियाई ने सिर हिलाया, लिपटे हुए जोंगजी को रसोई से बाहर ले जाने में मदद की, अपने हाथ धोए और फिर लिविंग रूम में गई, बच्चों को सोफे पर बिठाया और टीवी चालू कर दिया। मैंगो टीवी इस समय ड्रैगन बोट रेस दिखा रहा था। बच्चों, देखो, यह एक ड्रैगन बोट रेस है। टीवी पर ड्रैगन बोट रेस देखकर यांग जियाई थोड़ा मुस्कुराया, टीवी की ओर इशारा किया और बच्चों को समझाया। दबाव और एरबाव उत्सुकता से टीवी पर ड्रैगन बोट रेस देख रहे थे। या बच्चों, कैसा है? क्या यह देखना अच्छा है? डोंग डोंग डोंग। एक धूप की किरण आपसे वीडियो कॉल का अनुरोध करती है। अपने फोन पर वीएक्स ध्वनि सुनकर यांग जियाई ने इसे उठाया, उस पर नजर डाली और पाया कि यह लिन जुबान की मां थी जो उसे वीडियो कॉल करना चाहती थी।
यांग जियाई अचानक घबरा गई, उसने जल्दी से टीवी की आवाज कम कर दी, अपने माथे के सामने के बालों को छुआ और फिर स्वीकार पर क्लिक कर दिया। जल्द ही लिन जुवान की मां यांग जिहुई की आकृति फोन स्क्रीन पर दिखाई दी। आंटी जियाई, क्या तुमने अभी तक खाना खाया है? जब यांग जिहुई ने यांग जियाई का आकार देखा तो वह थोड़ा मुस्कुराए और धीरे से पूछा। आंटी, अभी नहीं, आज ड्रैगन बोट फेस्टिवल है, क्या आपने जोंगजी खरीदा? चाची, आज हमने खुद जोंगजी बनाया है। लिन शुवान रसोई में व्यस्त है और मैं बच्चों की देखभाल कर रही हूँ। वह बच्चा जब वह घर पर होता है तो आमतौर पर अपना खाना खुद बनाना पसंद करता है। आंटी, क्या आप लिन जुवान से बात करना चाहती हैं? नहीं, नहीं, आंटी आज आपसे वीडियो चैट कर रही हैं, मुख्यतः आपको देखने के लिए। क्या बच्चे आपके पास हैं? हाँ, आंटी, एक मिनट रुको। यांग जियाई ने फोन सोफे पर रख दिया, फिर सबसे पहले एरबाओ को अपनी बाहों में पकड़ लिया। फिर उसने फोन उठाया और उसके सामने रख दिया। उसने धीरे से कहा, बेबी, मैं दादी हूँ, दादी को नमस्ते कहो। या एरबाओ ने उत्सुकता से वीडियो में अपनी दादी की ओर देखा, फिर अपनी माँ की ओर देखा और फिर कहा या। अरे बेबी, क्या तुम वहाँ अच्छे हो? हालांकि एरबाओ ने अपनी दादी को फोन नहीं किया, फिर भी यांग जिहुई ने जवाब दिया और फिर विनम्रता से पूछा। आंटी, यह एरबाओ है, वह आमतौर पर घर पर बहुत अच्छी है और दबाव भी घर पर बहुत अच्छा है। इन दोनों बच्चों ने लगभग एक जैसे कपड़े पहने हैं। अगर आप ऐसा नहीं कहते तो मैं पहली नज़र में यह नहीं बता पाता कि कौन दबाव है और कौन एरबाओ, यांग जिहुई ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल दोनों बच्चे कुछ कुछ एक जैसे ही दिखते थे। यहाँ तक कि यांग जियाई की माँ भी पहली नज़र में यह नहीं बता पाई कि कौन दबाव है और कौन एरबाओ। पिछली बार आपके चाचा ने जियाओ जुबान को 20,000 युआन हस्तांतरित किए थे। जियाओ जुबान को आपको बताना चाहिए था, है ना? कैसा है? क्या आपके पास वहाँ पर्याप्त पैसा है? अगर आपके पास पर्याप्त नहीं है तो हमें बताना ना भूलें। बच्चे अभी छोटे हैं और उन्हें पोषण की ज़रूरत है। सिर्फ पैसे बचाने के लिए बच्चों के लिए सस्ता दूध पाउडर मत खरीदो, ठीक है? चाची, लिनजुवान को पिछली बार पैसे मिले थे, धन्यवाद चाची, लेकिन हम यहाँ ठीक हैं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। यांग जियाई ने धन्यवाद कहा, फिर अपना सिर हिलाया। अब उनके पास सचमुच पैसे की कमी नहीं है। हम बच्चों के लिए जो दूध पाउडर खरीदते हैं उसकी कीमत भी 300 युआन प्रति कैन है, यानी प्रत्येक बच्चे के लिए एक कैन। दूध पाउडर के 2 डिब्बे पर्याप्त नहीं होंगे, है ना? यह काफ़ी है, हम आमतौर पर बच्चों को स्तनपान भी कराते हैं। यह अच्छी बात है। समय का हिसाब लगाते हुए आप जाने की तैयारी कर रहे होंगे और 1 सप्ताह से कुछ अधिक समय में वापस आएंगे, है ना? जब तुम जाओ तो आंटी को बताना याद रखना। इस बार जब तुम वापस आओगे तो आंटी तुम्हें परिवार के रिश्तेदारों से मिलवाएंगी और तुम्हारे माता पिता से मिलकर शादी की बात भी करेंगी। ठीक है, आंटी। फिर भी वही शब्द, अगर वह बच्चा तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करता तो आंटी को बता देना, आंटी और तुम्हारे चाचा उसे सबक सिखा देंगे। चाची, लिन जुबान हमारे लिए बहुत अच्छा है, वह हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। यांग जियाई ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, लिन जुबान के लिए बोलते हुए। अपनी बहू को लिन जुबान के पक्ष में बोलते देख यांग जिहुई हल्के से मुस्कुराए। वे अपनी बहू से काफी संतुष्ट थे। वैसे क्या आपने और जियाओ जुबान ने अपना विवाह प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त कर लिया है? हाँ आंटी, अब से हम भी एक परिवार हैं, इसलिए इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे माँ क्यों नहीं बुलाती, तुम्हारा क्या विचार है? यांग जिहुई ने यांग जी की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा। यह सुनकर यांग जियाई थोड़ा शर्मिंदा हुई, लेकिन फिर भी उसने पुकारा, माँ। अरे अच्छा अच्छा। अपनी बहू को माँ कहकर पुकारते हुए सुनकर यांग जिहुई बहुत खुश हुई। वहाँ अपने शरीर का ध्यान रखना, याद रखना, मौसम परिवर्तनशील है, सर्दी जुकाम ना हो जाए। माँ, मुझे पता है। आमतौर पर शिशुओं के और भी वीडियो बनाएं और उन्हें परिवार समूह में भेजें ताकि हम भी उन्हें देख सकें। जियो जुबान के दादा दादी ने भी उन्हें देखा, उन्हें वे बहुत पसंद आए और उन्होंने यह भी कहा कि जियो जुबान तुम्हें पहले घर ले आए। लेकिन मैंने कहा था कि जियाओ जुबान परीक्षा देने वाली है, इसलिए परीक्षा के बाद तुम्हें वापस लाने के लिए प्रतीक्षा करें। हमने मूल रूप से आने की योजना बनाई थी, लेकिन हम जियाओ जुबान और आपको परेशान करने से डरते थे, इसलिए हम नहीं आए। उस बच्चे के स्कूल में नंबर भी बहुत अच्छे हैं, हम माता पिता भी बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। जियाओ जुबान के ग्रेड के बारे में मुझे अभी भी उन पर नजर रखने के लिए तुम्हें परेशान करना होगा। हम बहुत ज्यादा नहीं मांगते, जब तक जियाओ जुबान के ग्रेड बहुत ज्यादा नहीं गिरते तब तक कोई बात नहीं। यांग जिहुई को पता था कि जियो जुबान को जियाई के साथ बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती थी, जिससे आमतौर पर उसकी पढ़ाई में देरी होती थी। लेकिन जब तक उनके ग्रेड में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आती तब तक उन्हें राहत मिलती है। माँ, चिंता मत करो, मैं लिन जुबान के ग्रेड पर नजर रखूंगा। अगर उसके ग्रेड बहुत ज्यादा गिर गए तो मैं उससे बात भी करूंगा। यह अच्छी बात है, अभी जल्दी नहीं है, आप शायद खाना खाने वाले हैं और हम भी यही खाना खाने वाले हैं, तो चलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं, अलविदा।
ठीक है माँ, अलविदा। अध्याय 53। पति, पिताजी ने अभी मुझसे बात की। वीडियो कॉल समाप्त होने के कुछ समय बाद ही तांग युमिन ने भी वीडियो कॉल शुरू कर दी। अपनी माँ को फोन करते देख यांग जियाई ने जल्दी से अपना फोन उठाया और धीरे से स्वाइप किया। तांग युमिन का चेहरा फोन स्क्रीन पर दिखाई दिया। जियाई, आज ड्रैगन बोट फेस्टिवल है, क्या तुमने जोंगजी खाया है? माँ, अभी नहीं। लिन जुबान रसोई में जोंगजी पका रही है, यांग जियाई ने मुस्कुराते हुए समझाया। दबाओ एरबाओ, क्या तुम्हें अपनी दादी की याद आती है? तांग युमिन ने यांग जियाई के बगल में बच्चों को देखा और जल्दी से उनका अभिवादन किया। एरबाओ ने वीडियो में अपनी दादी को देखा और उत्सुकतावश अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया तथा उसे पकड़ना चाहा। बेबी, दादी अब सिचुआन में है, घर पर तुमसे बहुत दूर। देखो, दादी ने तो बहुत सारे जोंगजी भी लपेटे हैं। अफसोस है कि तुम अभी उन्हें नहीं खा सकते। जब तुम खा सकोगे तो दादी तुम्हारे लिए जोंगजी लपेट देंगी, ठीक है? इया तांग युमिन के बगल में यांग वेचेंग धीरे धीरे झुक गया और बगल से अपनी बेटी और अपने छोटे पोते पोतियों को देख रहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों छोटे पोते पोतियां सचमुच बहुत प्यारे थे और एरबाओ बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती थी जब वह छोटी थी। वे आंखें, वह छोटा सा चेहरा, बहुत समान थे। तांग युमिन ने यांग वेचेंग की ओर देखा और मुंह बनाते हुए कहा, अगर तुम देखना चाहते हो तो खुलेआम देखो। तुम चुपके से क्यों घूम रहे हो? यांग वेचेंग ने उसे घूरकर देखा और जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर मोड़ लीं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह खुद को रोक नहीं सका और अपनी नजरें फिर से वापस मोड़ ली और वीडियो में अपनी बेटी और छोटे पोते पोतियों को देखना जारी रखा। उसका डरपोक रूप देखकर तांग युमिन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। माँ, क्या आपने खाना खा लिया? अभी नहीं, हम बस करने वाले हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। ओह, ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं लिन जुवान की माँ के साथ वीडियो कॉल पर था। ओह, ओह, उन्होंने क्या कहा? आंटी ने पहले फोन किया था और बच्चों को भी देखा था। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि हमें विवाह प्रमाण पत्र मिल चुका है, इसलिए मुझे उनकी माँ को फोन करना चाहिए। अच्छी बात है। तांग युमिन ने सिर हिलाया, जिसका अर्थ था कि लिन जुवान की माँ उनकी बेटी को स्वीकार करती प्रतीत हुई। हाल ही में पिताजी का स्वास्थ्य कैसा रहा है? यांग जियाई ने वीडियो में अपनी माँ को देखा, थोड़ा हिचकिचाई और फिर धीरे से कहा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक है। वह वहीं बैठे हैं, चुपके से तुम्हें देख रहे हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, तांग युमिन ने कैमरा थोड़ा सा हिला दिया, जिससे वीडियो कॉल में यांग वेचेंग का फिगर दिखाई देने लगा। उस परिचित चेहरे को देखकर यांग जियाई थोड़ा मुस्कुराया। उसने धीरे से पुकारा, पिताजी। यांग वेचेंग ने अपनी पत्नी को घूरा, अपनी बेटी की आवाज सुनकर आह भरी और सहमति में सिर हिलाकर हाँ कहा। आप हाल ही में वहां कैसे रहे? अपने पिता को उससे बात करने के लिए तैयार देखकर और उस कोमल आवाज को सुनकर यांग जियाई की आंखें लाल हो गईं और वह घुटकर बोली, हम। उसे अपने पिता की आवाज आखिरी बार सुने हुए बहुत समय हो गया था। हालांकि पहले भी कई झगड़े हुए थे, फिर भी उसके पिता की आवाज बहुत मधुर थी। अपनी तरफ देखो, बस कुछ मत बोलो, वरना तुम अपनी बेटी को रुला दोगी, तांग युमिन ने जल्दी से अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा। ठीक है, जियाई, रो मत। आज छुट्टी है, तुम्हें खुश होना चाहिए। ठीक है, माँ। यांग जियाई ने अपनी आंखों के कोनों को पोंछा और भारी स्वर में सिर हिलाया। जल्द ही, जियाओ जुबान छुट्टियों पर जाएगा। जब आप दोनों साथ वापस आएंगे, तो हम उसके माता पिता से मिलकर शादी की तैयारियों पर चर्चा कर सकते हैं। हम लिन जुबान को अपने रिश्तेदारों से भी मिलवा सकते हैं। अगर वहां कुछ भी होता है, तो तुम माँ को फोन करके बात कर सकती हो। बातें अपने तक मत रखो। लिन शुबान तुम्हारे पति हैं, तुम उनसे भी बात कर सकती हो। माँ, मुझे पता है। तो फिर चलो इसे अभी यहीं छोड़ देते हैं। तुम्हारे पिताजी और मैं खाने वाले हैं और तुम भी शायद जल्द ही खाना खा लोगे। माँ, हम जल्द ही आ जाएंगे। ठीक है, अलविदा बच्चों। इया बच्चों के चेहरों पर प्यारी मुस्कान देखकर तांग युमिन ने कॉल समाप्त कर दी। शादी पर चर्चा, मैंने तो अभी तक सहमति भी नहीं दी है। कॉल समाप्त होते ही यांग वेचेंग ने असंतुष्ट होकर अपनी पत्नी से कहा, जब हम वापस आए, तो क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि लिन जुवान जियाई के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है? इसके अलावा, उस घटना में लिन जुवान और जियाई की कोई गलती नहीं थी। यह बस शराब पीने के बाद हुआ था। अब जब लिन जुवान और जियाई साथ हैं, तो वह जियाई के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। जियाई को इतना अच्छा आदमी मिल गया। अब भी तुम किस बात से असंतुष्ट हो? क्या आप सचमुच इस शादी से असहमत होंगी, जबकि आपकी बेटी को इतना अच्छा आदमी मिल गया है? क्या आप एक गीली चादर बनने जा रही हैं? यह बस वही है जो आप सतह पर देखते हैं। रिश्तों के मामले में, आप सिर्फ 1 या 2 महीने तक देखकर यह नहीं सोच सकते कि वह आदमी अच्छा है। आपको और भी ज्यादा देखना होगा। लोग किसी भी दिन अपना असली रंग दिखा सकते हैं। आप बस रंगीन चश्मे से लोगों को देख रहे हैं। क्या आप यह कह रहे हैं कि जब युजिया और मैं लिन जुवान से मिलने गए थे तो हमने जो कुछ भी देखा वह सब झूठ था?
मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मेरी समझ अच्छी न होती तो क्या मैं उस समय तुमसे शादी करती? तुम और मैं उससे अलग हैं। यह कहते हुए यांग वेइचेंग की आवाज अचानक धीमी हो गई और वह बुदबुदाया, मैं तुमसे कह रहा हूं, जब लिन जुबान जियाई को घर लाए तो मुंह मत खराब करना। यह उनकी गलती नहीं थी, यह बस एक दुर्घटना थी जिसके कारण ऐसा हुआ। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। चलो खाना खाते हैं। तांग युमिन ने उसे घूरा और मेज पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद लिनहुआन रसोई से खाना लेकर आए। पत्नी, खाना तैयार है। यांग जियाई ने अपना फोन नीचे रखा, लिन जुबान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए और उत्साह से कहा, पति, मैंने अभी अपने पिताजी से बात की है। ओह, अंकल ने क्या कहा? यह सुनकर लिन हुआन थोड़ा हैरान हुआ, फिर उत्सुकता से पूछा। पिताजी ने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ कैसा हूँ और मैंने कहा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। हालांकि यह सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी अब उतने नाराज नहीं हैं। अच्छी बात है। इसके अलावा आंटी ने मुझे वीडियो कॉल किया और कहा कि मैं उन्हें माँ कहूँ। क्या मेरी पत्नी ने उसे ऐसा कहा था? तुम्हारा क्या विचार है? यांग जियाई ने चंचलता से पूछा। लगता है माँ तुम्हें अपनी बहू को बहुत पसंद करती हैं। बीवी, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? अब मुझे चिंता नहीं है। तो फिर पहले हम खाना खा लें और तुम्हारे पति द्वारा बनाई गई जोंगजी भी चख लें। ठीक है बच्चों, अब हम खाना खाने जा रहे हैं। खाने से पहले स्वाभाविक रूप से उन्हें बच्चों के लिए पहले फॉर्मूला तैयार करना पड़ता था। अब यह आदत बन गई थी। वे बच्चों को स्ट्रॉलर में लेटाकर उन्हें खाते हुए तो नहीं देख सकते थे, है ना? यदि वे ऐसा करते तो दबाव और एरबाव निश्चित रूप से रोते। इसलिए उन्हें पहले बच्चों के लिए फॉर्मूला तैयार करना पड़ा। शिशुओं के लिए फॉर्मूला तैयार करने और उन्हें खिलाने के बाद लिन हुआन ने पके हुए मांस जोंगजी को लिया और अपनी पत्नी के लिए एक छीलकर उसे दे दिया। पत्नी, इसे चखो और देखो इसका स्वाद कैसा है। यांग जियाई मुस्कुराए, अपने पति के हाथ से मांस जोंगजी लिया, फिर अपना मुंह खोला और एक काट लिया। हम पति, स्वाद बिल्कुल सही है, यह बहुत स्वादिष्ट है। अध्याय 54, वह सुअर नहीं है। अगर इसका स्वाद अच्छा है तो और खा लो। अगर कम पड़े तो तुम्हारे पति और पैक करते रहेंगे। अपनी पत्नी को इतना पसंद आया देखकर लिन जुबान ने धीरे से कहा। यांग जियाई ने लिन जुबान की ओर आंखें घुमाई और छेड़खानी से कहा, मैं सुअर नहीं हूं, मैं इतना कैसे खा सकती हूं? मेरी पत्नी, तुम सुअर कैसे हो सकती हो? अगर तुम सुअर होती भी तो बहुत प्यारी सुअर होती। इसे रोको। यांग जियाई ने लिन जुबान को हल्के से मारा, उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया, जिससे उसे बात करना बंद करने का संकेत मिला। ठीक है, आपके पति अब और कुछ नहीं कहेंगे। अगले दिन लिन हुआन और यांग जियाई एक साथ स्कूल के लिए निकले और कल जो जोंगजी उन्होंने लपेटी थी उसमें से कुछ लेकर चले। जैसे ही वे कक्षा में दाखिल हुए, कक्षा के कई छात्रों ने अपनी निगाहें लिन हुआन की ओर घुमा लीं। उनकी निगाहें देखकर लिन हुआन थोड़ा स्तब्ध रह गया और हैरान नजरों से अपनी सीट पर चला गया। भाई जुवान, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? लू शिनबो ने लिन जुवान को आते देखा और जल्दी से उसके पास आकर फुसफुसाया। क्या शिक्षक यांग के साथ आपके संबंध के बारे में स्कूल के अधिकांश शिक्षक और छात्र जानते हैं? तो क्या हुआ अगर उन्हें पता चल गया? मेरी पत्नी के साथ मेरा रिश्ता ऐसा नहीं है जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े, लिन हुआन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। यह बात अवश्य ही चेन शिंगुआई द्वारा फैलाई गई होगी, लेकिन अब जब यह बात पता चल गई है तो संभवतः अन्य कक्षाओं के छात्र अब उसे प्रेम पत्र नहीं भेजेंगे, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। भाभी की तरफ से क्या? मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते का खुलासा देर सवेर हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। वैसे कल ड्रैगन बोट फेस्टिवल था और मैंने घर पर कुछ जोंगजी बनाई थी, मैं आप लोगों को बाद में कुछ दूंगी। भाई जुबान की जोंगजी, तो मुझे इसका अच्छा स्वाद लेना होगा। यह सुनकर लू शिनबो का चेहरा खुशी से खिल उठा। पिछली बार जब से वे लिन जुबान के घर गए थे, तब से वे लगातार यही सोच रहे थे कि कब वे लिन जुबान के हाथ का बना खाना दोबारा खा पाएंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज वे उसके बनाए जोंगजी का स्वाद चख पाएंगे। परीक्षा अगले सप्ताह है, क्या तुम लोग तैयार हो? चिंता मत करो भाई जुबान, हम हाल ही में कम खेल खेल रहे हैं और कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार हम अच्छे ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। पिछली बार लिन जुबान के घर से लौटने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत करने का दृढ़ निश्चय किया। एक ही छात्रावास में रहने वाले लोग स्वाभाविक रूप से भविष्य में समाज में प्रवेश करने के बाद बहुत असफल नहीं होना चाहते थे। इसलिए इस दौरान वे आमतौर पर कम खेल खेलते थे और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते थे। शिक्षक के कार्यालय में यांग जियाई ने अभी अपना सामान डेस्क पर रखा ही था कि चेन किंगयुए बाहर से अंदर आ गया। यांग जियाई को आते देख उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और वह जल्दी से वहां चली गई। जियाई, किंगयू, तुम यहाँ हो? हाँ, कैसा रहा? कल ड्रैगन बोट फेस्टिवल की शुभकामनाएं। आपको भी। क्या तुमने कल जोंगजी खाया था? हाँ, मैंने अपने पति के साथ मिलकर जोंगजी लपेटी है।
वैसे मैं आज ही कुछ लेकर आई हूँ। आज दोपहर को इन्हें वापस ले जाओ और चखना। यह कहते हुए यांग जियाई ने बैग चेन किंगयुए को सौंप दिया। यांग जियाई द्वारा सौंपे गए बैग को देखते हुए चेन क्विंगयू ने जल्दी से उसे ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। धन्यवाद। आपका स्वागत है। वैसे मैंने सुना है कि स्कूल में यह खबर फैल रही है कि आप और लिन जुवान पति पत्नी हैं। क्या आपको इसके बारे में पता था? मुझे नहीं पता कि यह बात किसने फैलाई, चेन किंगयुए ने हैरान होकर कहा। कोई बात नहीं, बस इसे फैलने दो। वैसे भी लिन जुवान के साथ मेरे रिश्ते का जल्द या बाद में खुलासा हो ही जाएगा। यह भी अच्छा है ताकि जो लड़कियां लिन जुवान का पीछा करना चाहती हैं वे रुक सकें। स्कूल की परीक्षा अगले हफ्ते है। इस परीक्षा के बाद आपको और आपके पति को साथ साथ घर जाना चाहिए, है ना? हाँ, हम परीक्षा के बाद सिचुआन वापस जाने की योजना बना रहे हैं जब लिन जुवान को उसके परिणाम पता चल जाएंगे, ताकि हम अपने माता पिता दोनों से मिल सकें और शादी की व्यवस्था पर चर्चा करें। शादी की तैयारियों पर चर्चा। ठीक है, बच्चा अब बड़ा हो गया है, शादी की तैयारी का समय आ गया है, लेकिन भविष्य में जब तुम्हारी शादी हो तो मुझे मत भूलना, मुझे जरूर बुलाना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। यांग जियाई हल्के से मुस्कुराए। स्कूल में चेन किंगयू के साथ उसका रिश्ता सबसे अच्छा है। अगर भविष्य में जब उसकी और लिन जुवान की शादी होगी तब भी चेन किंगयू ना आए तो भी वह उसे जरूर बुलाएगी। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही परीक्षा का समय आ गया। भाई जुबान, मैंने सुना है कि यह परीक्षा बहुत कठिन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप आश्वस्त हैं? कक्षा में लू शिनबो ने चिंतित होकर लिन जुबान को देखा। चिंता मत करो, भले ही कठिनाई अधिक हो, मैं फिर भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकता हूँ। यह तुम लोगों को ही है जिन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। लिन हुआन अभी भी इस परीक्षा के बारे में बहुत आश्वस्त थी। इसके अलावा अगर वह इस बार प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी पत्नी उसे इनाम देगी और वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वह कड़ी मेहनत करेगा। समय उड़ता गया और जल्द ही परीक्षा का दिन आ गया और इस बार परीक्षा का समय 5 दिन का था। कुल 8 विषय। पहली परीक्षा चीनी भाषा की थी। लिन शुवान ने चीनी भाषा का पेपर देखा, हल्के से मुस्कुराया और बड़ी आसानी से सवालों के जवाब दे दिए। सिर्फ 20 मिनट में उसने टेस्ट पेपर पूरा कर लिया। यह तो वह जानबूझकर अपनी गति धीमी कर रहा था, वरना अपनी ताकत से तो वह यह काम 8 मिनट में कर सकता था। टेस्ट पेपर पूरा करने के बाद उन्होंने अन्य छात्रों की ओर देखा। लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया, अपना हाथ उठाया और निरीक्षक से कहा, शिक्षक, मैंने पहले ही समाप्त कर लिया है, क्या मैं अब पेपर जमा कर सकता हूँ? निरीक्षक ने लिन शुवान की तरफ देखा। वे स्कूल के ज्यादातर उन छात्रों के बारे में जानते थे जिनके नंबर बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन शुवान इतनी जल्दी पेपर जमा कर देगी। उन्होंने उसे याद दिलाया, लिन जुवान, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? तुम इसे फिर से क्यों नहीं देखते? गुरुजी, मैंने सब कुछ पूरा कर लिया है और मैंने इसकी जांच भी कर ली है। कोई समस्या नहीं है। ठीक है, टेस्ट पेपर लाओ। ठीक है। लिनहुआन खड़ा हुआ, परीक्षा पत्र को पोडियम पर ले गया, उसे निरीक्षक को सौंप दिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षक, अब जब परीक्षा पत्र समाप्त हो गया है तो क्या मैं सीधे कक्षा से बाहर जा सकता हूँ? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा दे रहे अन्य छात्रों को परेशान करने के लिए अन्य कक्षाओं में न जाएं। ठीक है। अपनी सीट पर लौटकर लिन हुआन ने अपनी कलम उठाए और कक्षा से बाहर चला गया। सभी लोग प्रश्नों के उत्तर ध्यान से दें, ध्यान से जांच लें, अभी 25 मिनट बाकी हैं, यह परीक्षा समाप्त हो जाएगी। निरीक्षक ने परीक्षा कक्ष में छात्रों को याद दिलाया, फिर अपनी सीट पर बैठ गया। लिन हुआन का परीक्षा पत्र लिया और उसे ध्यानपूर्वक और गंभीरता से देखा। थोड़ी देर बाद निरीक्षक ने संतुष्टि से सिर हिलाया। लिन शुवान के प्रश्न पत्र में कोई गलती नहीं थी और सभी उत्तर सही थे। ऐसा लगता है कि भले ही लिन हुआन इस चीनी परीक्षा में 100 अंक न ला सके, वह 99 अंक तो ला ही सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन शुवान के ग्रेड इतने अच्छे होंगे। अगर हमारी कक्षा में भी लिन शुवान जैसे उत्कृष्ट ग्रेड वाले कुछ और छात्र हों तो बहुत अच्छा होगा। निरीक्षक ने आह भरी। लिनहुआन कक्षा से बाहर निकला, पानी की एक बोतल खरीदने के लिए कैफेटेरिया में नाश्ते की दुकान पर गया और बैठने के लिए जगह ढूंढी। अब उसकी पत्नी भी कक्षा 3 में निरीक्षक का काम कर रही है। वह अभी उसके पास नहीं जा सकता। वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए परीक्षा खत्म होने तक इंतजार कर सकता है। अध्याय 55 अपने पति के लिए पकौड़े बनाना। दोपहर के समय स्कूल के कैफेटेरिया में लिन जुबान और यांग जियाए एक ही मेज पर बैठकर दोपहर का भोजन कर रहे थे। लिन जुबान, कैसा रहा? यह परीक्षा का पेपर आसान नहीं था, है ना? यांग जियाई ने दोपहर का खाना खाते हुए पूछा। स्कूल में और भी लोग थे, इसलिए उसने लिन शुवान को पति कहने की योजना नहीं बनाई थी। अगर दूसरों ने सुन लिया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। कोई बात नहीं, जियाई, मुझे इस परीक्षा पर पूरा भरोसा है। तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे मत भूलना। लिन हुआन ने यांग जियाई की ओर देखा और धीरे से कहा।
यदि आप सचमुच पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो आपको पुरस्कार देना असंभव नहीं है, बशर्ते आप ऐसा कर सकें। यांग जियाई ने लिन जुवान की उम्मीद भरी अभिव्यक्ति को देखा और हंस पड़ी। अपनी पत्नी के इनाम के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। जियाई, तुम यहाँ हो। चेन किंगयुए, एक प्लेट पकड़े हुए, यांग जियाई के बगल में बैठ गई और मुस्कुराए। शिक्षक चेन किंगयुए को आते देख लिन हुआन ने हल्के से मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। लिन जुवान, कैसा रहा? यह परीक्षा का पेपर तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, है ना? यह ठीक है, हालांकि यह पिछले पेपरों की तुलना में थोड़ा अधिक कठिन था, फिर भी मैं बहुत आश्वस्त हूँ। अरे, देखो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे स्कूल के शिक्षक यांग वास्तव में लिन जुवान से शादी करेंगे। कुछ ही दूरी पर कई छात्राएं एकत्रित होकर आपस में फुसफुसाने लगीं। एक छात्रा ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें अफसोस से भरी थीं। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन जुवान और शिक्षक यांग शादी करेंगे। ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई मौका नहीं है। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि लिन जुवान ने 1 साल से ज्यादा समय से किसी लड़की का प्रेम पत्र स्वीकार नहीं किया है। पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा था। अगर इस बार किसी ने स्कूल में यह बात नहीं फैलाई होती तो हमें पता ही नहीं चलता। लिन जुवान बहुत सुंदर है और शिक्षक यांग बहुत सुंदर हैं। वे वास्तव में एकदम सही जोड़ी हैं, स्वर्ग में बनी जोड़ी। मुझे शिक्षक यांग से सचमुच ईर्ष्या होती है। लिन जुवान के न केवल उत्कृष्ट ग्रेड हैं, बल्कि वह प्रतिभाशाली भी है। पिछली बार उन्होंने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया था उसे ही लीजिए। मैं अब भी कभी कभार फीनिक्स सीकिंग फीनिक्स की धुन सुनता हूँ। हाँ, सीनियर लिन सचमुच बहुत अद्भुत हैं। ओह, अगर मेरा बॉयफ्रेंड भविष्य में इतना उत्कृष्ट होगा तो यह बहुत अच्छा होगा। सिर्फ उत्कृष्ट होना ही काफी नहीं है, उसे अमीर भी होना होगा। मैंने सुना है कि लिन जुवान का परिवार भी बहुत अमीर है। वह आमतौर पर जो कार चलाता है उसकी कीमत 2 मिलियन है। कितना अफसोस है, कितना अफसोस है। अगर मैंने पहले ही कुछ कर लिया होता तो शायद सीनियर लिन मेरे बॉयफ्रेंड होते। मुझे इसका बहुत अफसोस है। चलो, टीचर यांग के रूप रंग पर एक नज़र डालो। वह हमारे स्कूल में सबसे सुंदर हैं। मुझे लगता है कि केवल वही सीनियर लिन की बराबरी कर सकती हैं। लिन हुआन खाना खा रहा था और उनकी चर्चा सुनकर मुस्कुराया। दोपहर के भोजन के बाद 1 घंटे से अधिक समय तक आराम करने के बाद दोपहर में परीक्षा जारी रही। यांग जियाई ने अपनी निगरानी जल्दी खत्म कर ली। उसने समय देखा और पाया कि लिन जुवान की एक और परीक्षा बाकी है, इसलिए उसने पहले बच्चों को देखने जाने की योजना बनाई। उसने लिन जुवान को एक संदेश भेजा जिसमें बताया कि वह पहले घर जा रही है। फिर उसने अपना सामान पैक किया, कार में बैठी, अपनी सीट बेल्ट बांधी और कार को लेकसाइड गार्डन की ओर जाते हुए देखा। कुछ ही देर में वह लेकसाइड गार्डन में दाखिल हो गई। यांग जियाई ने कार बेसमेंट में खड़ी की और विला की ओर चल दिया। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुई, दाबाओ और एरबाओ ने अपनी मां को वापस आते देखा और खुशी से अपने छोटे हाथ हिलाए। मिस यांग, आप वापस आ गईं। वांग मां, मैं वापस आ गया हूं। यांग जियाई ने थोड़ा सिर हिलाया, दाबाओ और एरबाओ के पास आया, दो प्यारे छोटे बच्चों को देखा और धीरे से कहा, बेबी, मम्मी वापस आ गई हैं, क्या तुम्हें मम्मी की याद आई? इया। दाबाओ और एरबाओ ने उत्साहपूर्वक अपने छोटे हाथ हिलाकर अपनी खुशी व्यक्त की। यांग जियाई मुस्कुराई, दाबाओ और एरबाओ के गुलाबी छोटे चेहरों को चूमा और फिर सोफे पर बैठ गई। याया, दाबाओ और एरबाओ ने दरवाजे की ओर देखते हुए याया कहा, मानो अपनी माँ से पूछ रहे हो कि डैडी वापस क्यों नहीं आए। बेबी, क्या तुम पूछ रहे हो कि डैडी कहाँ हैं? या, पिताजी अभी भी परीक्षा दे रहे हैं, वे थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। वांग माँ, अब मैं वापस आ गया हूँ, मुझे बच्चों की देखभाल करने दो। ठीक है मिस यांग, मैंने अभी अभी बच्चों को दूध पिलाया है, इसलिए उन्हें अभी दोबारा दूध पिलाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं पहले निकल जाऊंगा। वांग माँ ने सिर हिलाया, खड़े हुए और उसे याद दिलाया। ठीक है वांग माँ, मुझे पता है। बेबी, आंटी को अलविदा कहो। इया, ठीक है, अलविदा बच्चों, कल मिलते हैं। वांग माँ ने बच्चों की ओर हाथ हिलाया, मुस्कुराए और फिर विला से चले गए। बच्चों, क्या कहते हो? पापा अभी परीक्षा दे रहे हैं, क्या मम्मी को पहले खाना बनाना चाहिए ताकि जब पापा घर आएं तो वे खाना खा सकें? यांग जियाई ने बच्चों की ओर देखा और उनसे उनकी राय पूछी। दुर्भाग्यवश दाबाओ और एरबाओ अभी बोल नहीं सकते, इसलिए वे मम्मी को कोई सलाह नहीं दे सकते। लेकिन मम्मी का खाना ज्यादा स्वादिष्ट नहीं है। अगर पापा वापस आएं और मम्मी का खराब खाना चखें तो क्या उन्हें मम्मी का खाना बनाना पसंद नहीं आएगा? यांग जियाई को अपने खाना पकाने के कौशल के बारे में पता है। आज हम पकौड़े क्यों न बनाएं? संयोग से हमारे घर में आटा और सुअर का मांस है। बच्चों, तुम क्या सोचते हो? इया, तो फिर तुम कार में मम्मी का इंतजार करो, मम्मी पहले तैयारी करेंगी, ठीक है? याया, यांग जियाई मुस्कुराई, खड़ी हुई और आटा और एक छोटा कटोरा लेने के लिए रसोई में चली गई।
सब कुछ तैयार हो जाने के बाद यांग जियाई ने एक साफ बर्तन में उचित मात्रा में बेकिंग सोडा डाला, फिर उसमें सफ़ेद सिरका और गर्म पानी मिलाया और चॉपस्टिक से अच्छी तरह मिला दिया। मिश्रण करते समय उसने तैयार बेकिंग सोडा पानी को आटे में डाला, आटे को एक मुलायम अवस्था में मिलाया और इसे एक चिकने आटे में गूंथ दिया। फिर आटा गूंथने के बाद उसने उसे प्लास्टिक की चादर से बंद कर दिया और 20 मिनट तक खमीर उठने के लिए गर्म स्थान पर रख दिया। यह सब करने के बाद बच्चों को चुपचाप उसे देखते हुए देखकर यांग जियाई ने बच्चों को बेसिन में आटा दिखाया, गर्व से कहा, बच्चों आपको क्या लगता है, मम्मी बहुत अद्भुत हैं, है ना? इया अगला कदम, हमें मांस को कीमा में बदलना होगा। तुम यहीं मम्मी का इंतजार करो, मम्मी तैयारी करने जाएंगी। बच्चों ने अभी अभी दूध पिया था और ज्यादा शोर नहीं मचा रहे थे, इसलिए यांग जियाई को थोड़ी राहत मिली। उसने आटे का कटोरा एक तरफ रखा और बच्चों की गाड़ी को रसोई के दरवाजे तक धकेल दिया। उसने बच्चों को वहीं से देखने दिया और खुद रसोई में जाकर काम में जुट गई। उसने रेफ्रिजरेटर के ऊपर से कुछ सुअर का मांस निकाला और उसे कटिंग बोर्ड पर रख दिया, फिर लहसुन छीलना शुरू कर दिया। जब लहसुन और बाकी सब कुछ तैयार हो गया तो उसने रसोई का चाकू लिया और सुअर का मांस काटना शुरू कर दिया। हालांकि उसका खाना बहुत स्वादिष्ट नहीं है, फिर भी वह सब्जियां अच्छी तरह काट सकती है। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद सुअर का मांस भी कीमा बन गया। यांग जियाई ने बेलन उठाया, कटोरे से आटा निकाला और पकौड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। यह सोचकर कि जब उसका पति वापस आएगा तो वह उसके द्वारा बनाए गए पकौड़े खा सकेगा, यांग जियाई को बहुत खुशी हुई। जल्द ही यांग जियाई ने पकौड़ी के रैपर बनाने के लिए बेलन का इस्तेमाल किया, फिर कीमा बनाया हुआ मांस में मसाला डाला, थोड़ी देर इंतजार किया और पकौड़ी लपेटना शुरू कर दिया। 10 मिनट से अधिक समय बाद यांग जियाई ने अकेले ही 30 से अधिक पकौड़े लपेटे, लेकिन पकौड़ों का आकार सुपरमार्केट में बिकने वाले पकौड़ों जितना अच्छा नहीं था। अध्याय 56, प्रिय, क्या यह स्वादिष्ट है? दोपहर में जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई, लिन हुआन घर चला गया। कार को बेसमेंट में पार्क करके उसने विला का दरवाजा खोला और रसोई के प्रवेश द्वार पर दबाव और एरबाव के शिशु घुमक्कड़ को देखा। लिन हुआन थोड़ा स्तब्ध रह गया और उत्सुकता से उसके पास गया। उसके चेहरे पर एक सौम्य अभिव्यक्ति दिखाई दी क्योंकि उसने रसोई में व्यस्त व्यक्ति को देखा। लिन हुआन ने बच्चों को परेशान नहीं किया और चुपचाप अपने कदम नीचे करते हुए चला गया। हालांकि एरबाव ने अपनी तेज आंखों से चारों ओर नजर दौड़ाई और जब उसे पता चला कि यह डैडी ही थे जो वापस आ गए थे, तो वह तुरंत उत्साहित हो गया। या रसोई में यांग जियाई ने बच्चे की आवाज सुनी, नजर घुमाई और यह देखकर कि यह उसका पति था जो वापस आ गया था, उसने मुस्कुराते हुए हाथ में सूप का बर्तन पकड़ा। पति, आप वापस आ गए? पत्नी, मैं वापस आ गया, यह क्या है? मैंने अभी कुछ पकौड़े बनाए हैं और उन्हें पका रही हूँ, हम उन्हें थोड़ी देर में खा सकते हैं, यांग जियाई ने जल्दी से समझाया। ओह हाँ हाँ। दबाव ने भी डैडी को देखा और पुकारा, हाँ हाँ बेबी, पापा वापस आ गए हैं। दो प्यारे छोटे बच्चों को देखते हुए लिनहुआन उनके सामने बैठ गई और उनके छोटे चेहरों को चूम लिया। पति, थोड़ी देर बाहर प्रतीक्षा करो, हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे, यांग जियाई ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो मैं पहले बच्चों को लिविंग रूम में ले जाऊंगी। ठीक है। लिनहुआन ने बच्चों के घुमक्कड़ को धकेला और उन्हें लिविंग रूम में ले गया। बच्चों के साथ कुछ समय बिताने के बाद लिनहुआन फिर से रसोई में चली गई। रसोई घर में पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी सूप का बर्तन पकड़े हुए सूप चख रही थी। लिनहुआन उसके पीछे गया, आगे बढ़ा और अपनी पत्नी की पतली कमर को गले लगाया, अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर टिका दी और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, पत्नी, आपने कड़ी मेहनत की है। आप आमतौर पर घर पर खाना बनाते हैं, इसलिए मैं आज ऐसा करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं बहुत अच्छा खाना नहीं बनाती, इसलिए मैंने पकौड़े बनाने का फैसला किया। मुझे नहीं पता कि आपको वे पसंद आएंगे या नहीं। जब तक यह मेरी पत्नी द्वारा बनाया गया है, मुझे यह पसंद आएगा, लिन जुबान ने एक जानकार मुस्कान के साथ कहा। आज कैसा रहा? तुमने कई परीक्षाएं दी, थक गए होंगे। यह ठीक है, बहुत आसान है। यह अच्छी बात है। लिविंग रूम में जाकर मेरा इंतजार करो, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। आज अच्छी तरह आराम करो, यांग जियाई ने धीरे से कहा। तो फिर मैं तुम्हें परेशान करूंगा, पत्नी। अभी मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। यह कहते हुए लिनहुआन ने यांग जियाई के गाल को चूमा और फिर मुस्कुराते हुए रसोई से बाहर चली गई। यांग जियाई ने लिन जुबान के जाते हुए चेहरे को देखा और मीठी मुस्कान के साथ खुद को व्यस्त रखा। कुछ ही देर में यांग जियाई ने तैयार पकौड़े निकाल लिए, जिनमें उबले हुए पकौड़े, भाप से पके हुए पकौड़े, तले हुए पकौड़े और गहरे तले हुए पकौड़े शामिल थे। उसने कुछ मसाले भी तैयार किए। पति जी, खाने का समय हो गया है। ठीक है, पत्नी। बच्चों, क्या तुम्हें भूख लगी है? पापा तुम्हारे लिए दूध बना देंगे। या बच्चे इया कहते थे, मानो कह रहे हों कि उन्हें भूख लगी है। तो फिर पापा पहले तुम्हारे लिए दूध तैयार करेंगे, थोड़ा इंतजार करो। लिनहुआन बच्चों के लिए दूध तैयार करने के लिए खड़ी हुई।
दूध तैयार होने के बाद उन्होंने एक बोतल अपनी पत्नी को दे दी और वे दोनों कुर्सियों पर बैठ गए, दबाव और एरबाव को अपनी बाहों में पकड़े हुए और साथ मिलकर बच्चों को दूध पिलाने लगे। ऊह ऊह। दबाव और एरबाव ने दूध पिया, उनकी आंखें अपने माता पिता की ओर देख रही थीं। छोटे प्यारे, अगले हफ्ते हम दादाजी, दादाजी और दादी जी से मिलने एक साथ घर जाएंगे। तुम बहुत प्यारे हो, दादाजी और दादी जी तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। लिन हुआन ने धीरे से एरबाओ की छोटी नाक को सहलाया और धीरे से कहा, पति जी, मैं जाने से पहले बच्चों को टीका लगवाने ले जाने की योजना बना रही हूँ। ओह, कौन सा टीका? यह डीपीटी टीके का पहला टीका है। बच्चे पहले से ही 3 महीने से ज्यादा, लगभग 4 महीने के हैं और उन्हें निश्चित रूप से यह टीका लग सकता है। मैंने ऑनलाइन कुछ जानकारी देखी जिसमें बताया गया था कि डीपीटी का टीका मुख्य रूप से 3 गंभीर संक्रामक रोगों, काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटनस से बचाव के लिए लगाया जाता है। जिन शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है, वे मूल रूप से इन बीमारियों से ग्रस्त नहीं होते। काली खांसी पर डीपीटी का निवारक प्रभाव अलग अलग बताया जाता है, लेकिन नैदानिक परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि बुनियादी टीकाकरण पूरा करने के बाद सुरक्षा दर 80% तक होती है। डिप्थीरिया पर डीपीटी का निवारक प्रभाव आमतौर पर अपेक्षाकृत आदर्श माना जाता है। बुनियादी टीकाकरण पूरा होने के बाद 90% लोगों के सीरम में डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन होता है जो वायरस का प्रतिरोध करने के स्तर तक पहुंच जाता है। यदि बूस्टर टीकाकरण 18 महीने से 2 वर्ष की आयु में किया जाता है, तो एंटीबॉडी को 5 वर्ष से अधिक समय तक बनाए रखा जा सकता है। टेटनस पर डीपीटी का निवारक प्रभाव सराहनीय है। बुनियादी टीकाकरण पूरा होने के बाद सभी टीकाकृत लोगों के रक्त सीरम में एंटीटॉक्सिन वायरस का प्रतिरोध करने के स्तर तक पहुंच सकता है और 1-15 वर्षों तक बना रह सकता है। मैंने स्कूल में पढ़ने वाले अन्य सहकर्मियों से भी पूछा कि उनके बच्चों को भी बचपन में डीपीटी का टीका लगाया गया था, इसलिए मैं भी बच्चों को टीका लगवाने के लिए ले जाने की योजना बना रही हूँ। अपनी पत्नी की व्याख्या सुनने के बाद लिन हुआन ने थोड़ा सोचा और थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है पत्नी, मैं परीक्षा समाप्त करने के बाद हम बच्चों को यह टीका लगवाने के लिए ले जाएंगे। फिर कुछ दिन इंतजार करके देखिए कि बच्चों पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। अगर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ तो हम चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन यह बच्चों का पहला टीकाकरण भी है, मुझे डर है कि तब वे रोएंगे। यांग जियाई ने धीरे से दाबाओ की ओर देखते हुए कहा, जो उसकी बाहों में दूध पी रहा था। यह सच है, क्यों ना हम एक दिन के समय, जब बच्चे सो रहे हों, तब तक इंतजार करें और उन्हें ले जाएं। इस तरह, अगर उन्हें टीका लग भी जाए, तो वे ज्यादा नहीं रोएंगे। यही एकमात्र रास्ता है। बच्चों को खाना खिलाने के बाद लिन शुवान और उसकी पत्नी ने बच्चों को घुमक्कड़ में नहीं बिठाया, बल्कि उन्हें गोद में उठा लिया। दोनों ने अपनी चॉपस्टिक उठाई, पकौड़ियां उठाईं और खाने लगे। पति जी, इसका स्वाद कैसा है? यांग जियाई ने लिन जुबान को पकौड़ी खाते हुए देखा, थोड़ा चिंतित था। खैर, स्वाद तो ठीक है, लेकिन कुछ थोड़े फीके हैं और कुछ थोड़े नमकीन हैं, लिन जुबान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि कितना नमक डालना है, और पकौड़े थोड़े बदसूरत दिखते हैं, यांग जियाई ने आह भरी। कोई बात नहीं, क्या आपके पति को खाना बनाना नहीं आता? मैं आगे से आपके लिए खाना बनाऊंगी। लेकिन अगर ऐसा है, तो जब हम वापस जाएंगे, तो क्या अंकल और आंटी को पता चलेगा कि मैं खाना नहीं बना सकती? यांग जी अचानक फिर से चिंतित हो गई। कोई बात नहीं, पिछली बार मम्मी को तुम ज्यादा पसंद नहीं आई क्या? अगर तुम सीखना चाहो तो बीवी, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो फिर पति, मुझे सिखाए, मैं भी खाना बनाना सीखना चाहती हूँ, ताकि मैं भविष्य में आपके लिए खाना बना सकूं, यांग जियाई ने कहा। उसकी आंखें चमक उठी, उसने लिन जुबान को प्रत्याशा से देखा। ठीक है पत्नी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल रात को सिखा दूंगा। ठीक है। तुरंत यांग जियाई खुशी से मुस्कुराया। हालांकि कुछ पकौड़ियां थोड़ी नमकीन थीं, फिर भी खाने लायक थीं। लिन शुवान ने यांग जियाई द्वारा बनाई गई आधी से ज्यादा पकौड़ियां अकेले ही खा लीं। अध्याय 57 बच्चों को इंजेक्शन लगवाने ले जाओ। अगले दिनों में लिन हुआन परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। सौभाग्यवश उनकी असाधारण स्मरण शक्ति के कारण परीक्षाएं अपेक्षाकृत आसान रहीं। अंततः परीक्षाएं समाप्त हो गईं, लेकिन यांग जियाई को पेपरों का मूल्यांकन करने के लिए स्कूल में ही रुकना पड़ा। जब तक यह सब हुआ, तब तक 3 जुलाई आ चुकी थी। आज घर पर लिन जुबान और यांग जियाई ने बच्चों को टीकाकरण के लिए ले जाने की योजना बनाई। संयोगवश दोपहर का दूध पीने के बाद बच्चे सो रहे थे। प्रिय, बच्चे अभी सो रहे हैं, क्या हम उन्हें दोपहर 2 बजे बाहर ले जाएं? ठीक है, मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि बच्चे तब तक जाग न जाएं, अन्यथा टीके लगवाते समय वे निश्चित रूप से बहुत रोएंगे। यांग जियाई ने बिस्तर पर सो रहे बच्चों को देखते हुए धीरे से कहा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो पहले तैयार हो जाएं, फिर हम निकलेंगे। ठीक है। दोपहर करीब 1:50 बजे तैयार होकर यांग जियाई और लिन जुबान ने बच्चों को सावधानी से कार में बिठाया, फिर स्ट्रॉलर को डिक्की में रख दिया।
लिन जुबान अस्पताल की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में कार अस्पताल पहुंच गई। लिन शुबान ने कार पार्किंग में खड़ी की, बाहर निकला, डिक्की खोली, स्ट्रॉलर निकाला और अपनी पत्नी के साथ मिलकर बच्चों को स्ट्रॉलर में बिठाया। स्ट्रॉलर को धकेलते हुए दोनों साथ साथ अस्पताल में दाखिल हुए। रिसेप्शन पर नर्स से पूछकर उन्होंने स्ट्रॉलर को फिर से धकेला और टीकाकरण क्षेत्र की ओर चल पड़े। अंदर एक पुरुष डॉक्टर था। पुरुष डॉक्टर को देखकर लिन जुबान मुस्कुराया और बोला, नमस्ते डॉक्टर, हम यहाँ बच्चों को डीपीटी का टीका लगाने आए हैं। क्या पिछले 2 दिनों में बच्चे बीमार रहे हैं या उन्हें सर्दी हुई है? डॉक्टर ने घुमक्कड़ में बैठे दोनों शिशुओं को देखा और धैर्यपूर्वक उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछताछ की। यदि शिशु पिछले कुछ दिनों में बीमार रहे हों तो उन्हें फिलहाल टीका नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर, नहीं, बच्चे बहुत स्वस्थ हैं। यह अच्छी बात है, कृपया बैठ जाइए, मैं पहले तैयारी कर लूंगा। ठीक है, डॉक्टर। लिन हुआन ने सिर हिलाया और अपनी पत्नी के बैठने के लिए एक कुर्सी खींच ली। इसके बाद उन्होंने बच्चों को टीके लगाने से पहले डॉक्टर के तैयार होने का इंतजार किया। कुछ ही देर में एक हाथ में सिरिंज और दूसरे हाथ में रुई का फाहा पकड़े हुए डॉक्टर ने लिन जुबान और यांग जियाई की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि आप किस बच्चे को पहले टीका लगवाना चाहेंगे। ठीक है, चलो पहले दाबाओ को शॉट देते हैं। लिन हुआन ने दाबाओ को घुमक्कड़ से उठाया और कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है। डॉक्टर ने दाबाओ के कंधे पर पड़े कपड़े को नीचे खींचा, उसे रुई के फाहे से पोंछा और फिर दाबाओ की बाह में सुई डाल दी। नींद में दाबाओ को दर्द महसूस हुआ, उसकी छोटी छोटी भौहें सिकुड़ गईं। दर्द के कारण वह शीघ्र ही जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। वाह वाह बेबी, रो मत, पापा यहाँ हैं, रो मत, रो मत। दाबाओ को गोली के दर्द से जागते हुए देखकर लिन हुआन ने जल्दी और धीरे से दाबाओ को मनाया। इस समय डॉक्टर ने भी दाबाओ को इंजेक्शन देना समाप्त कर दिया और लिन हुआन को इंजेक्शन स्थल पर दबाने के लिए कपास झाड़ू को पकड़ने के लिए कहा। प्रिय, मैं पहले दाबाओ को बाहर ले जाऊंगा ताकि दाबाओ एयरबाओ को न जगा दे। ठीक है प्रिय, आगे बढ़ो। बेबी, रो मत, गोली से दर्द जल्द ही बंद हो जाएगा। यांग जियाई ने सिर हिलाया और दाबाओ को सांत्वना भी दी। लिन हुआन ने दाबाओ को पकड़ लिया और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया, दाबाओ को बाहर ले गया। बेबी, डैडी जानते हैं कि इंजेक्शन से दर्द होता है, लेकिन इंजेक्शन लगवाना भी तुम्हारे भले के लिए है। थोड़ी देर में दर्द नहीं होगा, डैडी यहाँ हैं। लिन शुबान ने दाबाओ को समझाया, यह समझते हुए कि बच्चों का टीका लगवाते समय रोना सामान्य बात है। अब वह बस दाबाओ को मनाकर उसे बता सकता था कि पापा आ गए हैं। कमरे में डॉक्टर ने एक और सिरिंज भी तैयार की, यांग जियाई को देखा और मुस्कुराया, मैडम, सिरिंज तैयार है, कृपया बच्चे को पकड़ें। ठीक है डॉक्टर। यांग जियाई ने सिर हिलाया, एयरबाओ को घुमक्कड़ से उठाया और उसके कंधे पर पड़े कपड़े नीचे खींच लिए। रुई के फाहे से उसे पोंछने के बाद उसने एयरबाओ की बाह में सुई डाल दी। एयरबाओ ने भी दाबाओ के समान ही भाव प्रदर्शित किए, उसकी छोटी छोटी भौहें सिकुड़ गईं और वह दर्द से शीघ्र ही जाग गई। वह तुरंत रोने लगी। वाह वाह बेबी, मम्मी यहाँ हैं, रो मत, रो मत, थोड़ी देर में दर्द नहीं होगा। एयरबाओ के आंसू बहते देख यांग जियाई को बुरा लगा और उसने जल्दी से एयरबाओ को सांत्वना दी। जल्द ही डॉक्टर ने एयरबाओ को इंजेक्शन देना खत्म किया और रुई का फाहा यांग जियाई को थमा दिया। यांग जियाई ने उसे लिया और एयरबाओ के इंजेक्शन वाली जगह पर दबा दिया। ओह बेबी मत रो, थोड़ी देर में दर्द नहीं होगा। डॉक्टर ने सामान को एक तरफ रख दिया और फिर यांग जियाई को बताया कि शिशुओं को टीका लगाने के बाद किन बातों पर ध्यान देना है। मैडम, बच्चों को अभी अभी टीका लगाया गया है और उनके शरीर में बुखार आ सकता है, जो एक सामान्य घटना मानी जाती है। अगर कल आपके वापस जाने के बाद भी आपके बच्चों के शरीर में बुखार बना रहता है, तो आपको बच्चों को अस्पताल लाना होगा। यदि आज रात बुखार के लक्षण गायब हो जाएं, तो यह सामान्य है। ठीक है डॉक्टर, मैं समझ गया। बेबी, मम्मी तुम्हें बाहर ले जाएंगी, पापा और भाई बाहर हैं। यांग जियाई खड़ी हुई और बच्चे को पकड़कर बाहर ले गई। बाहर लिन हुआन दाबाओ के आंसू पोंछते हुए उन्हें मना रहा था। बेबी, देखो, मम्मी और बहन बाहर हैं। तुम एक लड़के हो, तुम्हें मजबूत होना होगा, तुम अपनी बहन के सामने नहीं रो सकते। जब दाबाओ ने मम्मी और बहन को बाहर आते देखा तो एक पल के लिए उसका रोना बंद हो गया, लेकिन जल्द ही वह फिर से रोने लगा, लेकिन पहले जितनी जोर से नहीं। बेबी, मम्मी और पापा जानते हैं कि इससे दर्द होता है, लेकिन टीका लगवाना आपके लिए भी अच्छा है। रो मत, मम्मी बाद में तुम्हारे लिए दूध बना देंगी। प्रिय, चलो पहले बच्चों को कार में बिठा लें, फिर मैं वापस आकर स्ट्रॉलर ले आऊंगा। बच्चों को लगातार रोते रहना कोई समाधान नहीं है और इसके अलावा यह एक अस्पताल है, अन्य बच्चों को परेशान न करें। ठीक है। यांग जियाई ने सिर हिलाया और लिन जुबान के साथ मिलकर बच्चों को कार तक ले गए। यांग जियाई ने दाबाओ को अपनी पत्नी को सौंप दिया और लिन जुबान फिर से अस्पताल में घुस गया, घुमक्कड़ को बाहर निकाला, उसे डिक्की में रखा और कार के पास आ गया। यांग जियाई दाबाओ और एयरबाओ के लिए दूध पाउडर तैयार कर रहा था।
लिन जुवान ने शिशुओं के लिए दूध पाउडर तैयार करने में भी मदद की। जल्द ही दूध पाउडर तैयार हो गया। लिन जुवान ने दाबाओ को गोद में लिया और उसे दूध पिलाया। यांग जियाई ने भी बोतल पकड़ी और एरबाओ को दूध पिलाया। शायद दूध के कारण दाबाओ और एरबाओ ने निप्पल चूसा और रोने की आवाज बहुत कम हो गई। ऐसा लगता है कि इसका आधा कारण दर्द है और आधा कारण भूख है, इसलिए वे रो रहे हैं। यांग जियाई ने एरबाओ की आंखों के कोने से आंसू पोंछे, एरबाओ को रोते हुए देखा और मुस्कुराए। जब तक दाबाओ और एरबाओ रोते नहीं हैं, तब तक यह अच्छी बात है। बेबी, जब तुम अपना दूध पी लोगी, तो हम घर चलेंगे, ठीक है? हमारे वापस जाने के बाद पिताजी तुम्हारे खिलौनों से खेलेंगे। ओह, दाबाओ ने दूध की एक बोतल पी ली और दाबाओ ने डैडी से कुछ कहा। ठीक है, डैडी को पता है। हालांकि वह ठीक से नहीं जानता था कि दाबाओ क्या कह रहा था, फिर भी लिन हुआन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और दाबाओ को जवाब दिया। अध्याय 58 के परिणाम घोषित, स्कूल में प्रथम। जैसे ही वे घर लौटे, दाबाओ और एरबाओ अपने माता पिता से चिपक गए, और लिन जुवान और यांग जियाई के प्रयास करने पर भी उन्होंने सोफे पर बैठने से इनकार कर दिया। वाह, ठीक है, डैडी बच्चों को सोफे पर नहीं रखेंगे। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर लिन हुआन ने सिर हिलाया और दाबाओ को गोद में लेकर सोफे पर बैठ गया। यांग जियाई ने भी एरबाओ को पकड़ लिया और सोफे पर बैठ गया। ऐसा लगता है कि बच्चे अभी तक यह नहीं भूले हैं कि पहले क्या हुआ था। यांग जियाई ने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराए। यह शिशुओं को पहली बार टीका लगवाने का मौका है, पहली बार उन्हें इतना दर्द महसूस हो रहा है, इसलिए उनका डरना स्वाभाविक है। बच्चों, पापा तुम्हारे साथ खेलेंगे, ठीक है? इया। लिन हुआन ने हल्के से मुस्कुराते हुए मेज से खिलौने उठाए, उन्हें सोफे पर रख दिया और धीरे धीरे बच्चों का ध्यान आकर्षित किया। अज्ञात समय के बाद दाबाओ और एरबाओ का ध्यान अंततः खिलौनों की ओर आकर्षित हुआ और वे अपने माता पिता को उन्हें सोफे पर रखने की अनुमति देने को तैयार हो गए। बच्चों को अंततः सोफे पर खिलौनों के साथ खेलते देख लिन जुवान और यांग जियाई राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। अगला समय परिणामों की घोषणा की प्रतीक्षा में बीता। इन कुछ दिनों में लिन हुआन ने ऑनलाइन आर.वी. के बिस्तर के लिए उपयुक्त रजाई के 2 सेट भी खरीदे और अन्य चीजें भी खरीदी, जैसे बर्तनों का एक सेट, व्यक्तिगत कटोरे और चॉपस्टिक, टूथपिक्स, हल्के और नमी रोधी माचिस, मोमबत्तियां, गैस कनस्तर और स्टोव, विंडशील्ड, मसाला, डिटर्जेंट, फोल्डिंग वॉश बेसिन। क्योंकि परिणाम घोषित होने के बाद वे भी सिचुआन वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। वह अकेले दिन रात गाड़ी चलाकर वापस नहीं आ सकता था और उसे रात में आराम करने की जरूरत थी। यदि वे शहर में प्रवेश कर सकें तो स्वाभाविक रूप से यह अच्छा होगा, लेकिन यदि वे नहीं कर सकते तो इन उपकरणों को खरीदने से उन्हें जंगल में खाना पकाने की अनुमति मिल जाएगी, जो अपेक्षाकृत सुविधाजनक होगा। जहां तक उनका उपयोग किए जाने का प्रश्न है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे उस समय कहां विश्राम कर रहे थे। समय उड़ता गया और जल्द ही परिणाम घोषित होने का दिन आ गया। लिन हुआन और यांग जियाई एक साथ स्कूल गए थे। शिक्षक अभी कक्षा में नहीं आए थे। लू शिनबो ने लिन शुवान को आते देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। भाई शुवान, इस बार परीक्षा कैसी रही? ज्यादा कठिन तो नहीं होगी, है ना? सब ठीक था, आप लोग कैसे हैं? मैं अब भी वैसा ही हूँ। यह परीक्षा पिछली परीक्षा से कहीं ज्यादा कठिन थी, लेकिन मुझे अब भी पूरा विश्वास है कि मैं कक्षा में शीर्ष 20 में आ सकता हूँ। लू शिनबो हल्के से मुस्कुराया। उसके ग्रेड बहुत अच्छे तो नहीं थे, पर बहुत बुरे भी नहीं थे। यह अच्छी बात है। इस परीक्षा के बाद क्या आप अपने गृहनगर वापस जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं वापस जा रहा हूँ। भाई जुवान, आपको भी जाने की तैयारी करनी चाहिए, है ना? हाँ, हम कल जाने की योजना बना रहे हैं। फिर हम स्कूल शुरू होने पर ही दोबारा मिल सकेंगे। भाई जुवान, मुझे ज्यादा याद मत करना। चले जाओ, मेरी पत्नी और बच्चे हैं, मैं तुम्हें क्यों याद करूंगा? लिन जुवान ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और मुस्कुराया। कुछ ही देर में प्रधानाध्यापक, जो चीनी भाषा के शिक्षक भी थे, कक्षा के बाहर से रिपोर्ट कार्ड लेकर अंदर आए। प्रधानाध्यापक ने कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, विद्यार्थियों, इस बार तुम्हारे परिणाम बहुत अच्छे हैं। हमारी कक्षा के ग्रेड भी अन्य कक्षाओं से बहुत अलग नहीं हैं। इसके अलावा इस परीक्षा में एक छात्र ऐसा है जो प्रशंसा का पात्र है, क्योंकि उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। यह बात कहते हुए प्रधानाध्यापक के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। अरे कियानयू, क्या तुम्हें लगता है कि प्रधानाध्यापक जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वह तुम ही हो? तुम हमारी कक्षा के क्लास मॉनिटर हो और तुम्हारे ग्रेड भी सबसे अच्छे हैं। मुझे लगता है प्रधानाध्यापक तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। कक्षा 1 की मॉनिटर शेन कियानयू के भी बहुत अच्छे ग्रेड थे और उसके बगल में बैठी लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। लड़की की बात सुनकर आगे और पीछे की मेजों पर बैठे छात्रों ने सहमति में सिर हिलाया। यह कहना जरूरी था कि शेन कियानयू के ग्रेड वाकई बेहतरीन थे। इससे उन्हें यह भी लगा कि इस बार सबसे अच्छे ग्रेड पाने वाला व्यक्ति क्लास का मॉनिटर शेन कियानयू ही होगा।
हर कोई जानना चाहता है कि यह उत्कृष्ट छात्र कौन है, लेकिन शिक्षक इसकी घोषणा बाद में करेंगे। मैं उन छात्रों के नाम पुकारूंगा जो अपना रिपोर्ट कार्ड लेने आएंगे। लियू सिमिंग, लियाओ हेबिंग, जो शुरोंग। प्रधानाध्यापक ने कक्षा के छात्रों के नाम पढ़े। कुछ ही देर में रिपोर्ट कार्ड पर केवल शीर्ष 3 छात्रों के नाम ही बिना पढ़े रह गए। इसके बाद कक्षा में तीसरे स्थान पर आने वाले छात्र का रिपोर्ट कार्ड, चेन यिलिंग। इस परीक्षा में उसका स्कोर 721 अंक है। शेन कियानयू, इस परीक्षा का स्कोर 760 अंक है। शेन कियानयू ने शिक्षक की आवाज सुनकर थोड़ा सिर हिलाया और रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए ऊपर चली गई। जिन छात्रों को लगा था कि इस बार शेन कियानयू को पहला स्थान मिला है, वे सब थोड़े स्तब्ध थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शेन कियानयू इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी, फिर भी वह पहले स्थान पर नहीं थी। इसके बजाय यह पहला स्थान किसी और का था। अगले छात्र का स्कोर हमारे पूरे स्कूल में सबसे अच्छा है और सबसे उत्कृष्ट भी। इस बार उसका स्कोर 798 अंक है। प्रधानाध्यापक ने लिन जुवान की ओर देखा और मुस्कुराए। 798 अंक, हे भगवान, यह तो अद्भुत है। वहां मौजूद बाकी सभी छात्र दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी कक्षा में कोई 798 अंक ला सकता है। यह पूर्ण स्कोर से केवल 2 अंक दूर था। हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक था कि यह व्यक्ति कौन है। गुरुजी, यह छात्र कौन है? हमें दुविधा में मत रखिए और बताइए। एक छात्र खुद को रोक नहीं सका और उसने शिक्षक की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि वह जल्द से जल्द इसकी घोषणा कर देगा। चूंकि सभी लोग इतने उत्सुक हैं, तो मैं इसकी घोषणा कर दूंगी। यह छात्र हमारी कक्षा का लिन जुवान है और इसी ने इस परीक्षा में 798 अंक प्राप्त किए हैं। यह लिन जुवान है। यह सुनते ही सबकी नजरें लिन जुवान पर टिक गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन जुवान इतना कमाल का होगा और उसने इस परीक्षा में इतने अच्छे अंक भी हासिल किए। लिन हुआन, ऊपर आओ और अपना रिपोर्ट कार्ड ले आओ। ठीक है, गुरुजी। लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया, खड़ा हुआ, मंच पर चला गया और शिक्षक के हाथ से रिपोर्ट कार्ड ले लिया। लिन जुवान, इस बार तुम न सिर्फ हमारी कक्षा में प्रथम स्थान पर हो, बल्कि स्कूल में सभी 8 विषयों में भी प्रथम स्थान पर हो। शिक्षक आशा करते हैं कि तुम भविष्य में भी कड़ी मेहनत करते रहोगे। ठीक है गुरुजी, मैं इसे अवश्य बनाए रखूंगा। ठीक है, क्या आप छात्रों से कुछ कहना चाहते हैं? कहने को कुछ नहीं है, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि छात्र कड़ी मेहनत जारी रख सकें। ठीक है, अपनी सीट पर वापस जाओ। ठीक है, लिन हुआन ने रिपोर्ट कार्ड लिया और अपनी सीट पर वापस आ गया। भाई जुवान, बहुत बढ़िया। लू शिनबो ने लिन जुवान को अंगूठा दिखाया और कहा कि वह अद्भुत है। वह लिन जुवान के लिए खुश था। ठीक है, अब जबकि रिजल्ट आ गया है और गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि छात्र गर्मी की छुट्टियों में खूब मौज मस्ती करेंगे और खाली समय में और ज्यादा पढ़ाई भी करेंगे। साथ ही बाहर जाते समय सुरक्षा का भी ध्यान रखें। शिक्षक भी अगले सेमेस्टर में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, सब जा सकते हैं। ओह भाई जुबान, इस परीक्षा में आप बहुत ही शानदार रहे। आपने यह कैसे किया, हमें बताएं। जैसे ही शिक्षक चले गए, लूशिनबो और अन्य लोग लिन जुबान के चारों ओर इकट्ठा हुए और उत्सुकता से पूछा, इस संबंध में आपको बस अधिक पढ़ने, अधिक सीखने और अधिक याद रखने की आवश्यकता है। अरे, अगर भाई जुबान ने कहा होता कि अधिक पढ़ने, अधिक सीखने और अधिक याद रखने से इतने अच्छे ग्रेड मिल सकते हैं, तो मैं भी संतुष्ट होता, लेकिन हम भाई जुबान से तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, अगले सेमेस्टर में कड़ी मेहनत जारी रखना। मैं भी जा रहा हूँ, मुझे अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए रिपोर्ट कार्ड ले जाना है। अलविदा भाई जुबान, अलविदा, अगले सेमेस्टर में मिलते हैं। अध्याय 59, तुम क्या इनाम चाहते हो? रिपोर्ट कार्ड पकड़े हुए रास्ते में लिन हुआन को देखने वाले कई शिक्षकों ने सिर हिलाया और उसकी ओर मुस्कुराए। स्कूल के अधिकांश शिक्षकों को इस बार लिन हुआन के परीक्षा परिणाम के बारे में पता था। आखिरकार, जब कोई पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करता तो प्रधानाचार्य अन्य शिक्षकों को इसकी घोषणा करते। यहां तक कि लिन हुआन के मुख्य शिक्षक की भी स्वयं प्रिंसिपल ने प्रशंसा की थी। अब लिन हुआन को स्कूल में एक सेलिब्रिटी कहा जा सकता है। जल्द ही लिन हुआन अकेले उस कार्यालय में आ गया जहां कक्षा स्थित थी। अपनी पत्नी को अंदर देखकर लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया और अंदर चला गया। अरे, लिन जुबान आ गया है। चेन किंगयुए की आंखें तेज थीं। लिन जुबान को आते देख उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। शिक्षक चेन, नमस्ते। लिन हुआन ने सिर हिलाकर उसे नमस्ते कहा। लिन हुआन, अब तुम हमारे स्कूल में एक सेलिब्रिटी हो। इस बार तुम्हारा परीक्षा परिणाम वाकई बहुत अच्छा है और तुम पूरे स्कूल में प्रथम भी हो। चेन किंगयुए हैरान रह गई। हालांकि उसे पता था कि लिन जुबान के ग्रेड बहुत अच्छे थे, लेकिन उसने इस बार उससे इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी, जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया, यांग जियाई के पास गया और धीरे से कहा, जियाई, क्या तुम्हारा काम हो गया? यांग जियाई ने अपने कान के चारों ओर बालों को ब्रश किया, लिन जुबान की ओर देखा और धीरे से कहा, बस खत्म हो गया। तो फिर हम साथ साथ चलें। ठीक है, किंगयुए, तो हम पहले जाएंगे। ठीक है,
जियाई, अगले सेमेस्टर में मिलते हैं। चेन क्विंगयू ने सिर हिलाया। लिन हुआन ने यांग जियाई को उसका बैग उठाने में मदद की और साथ में कक्षा कार्यालय से बाहर निकल गए। अपने खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए देखकर चेन किंगयुए को बहुत ईर्ष्या हुई। पत्नी, देखो, इस बार मुझे प्रथम स्थान मिला है, क्या मुझे अपने पति को इनाम नहीं देना चाहिए? लिन हुआन ने चारों ओर देखा और पाया कि वहां कोई और नहीं था और उसने अपनी पत्नी को अश्लील नजर से देखा। यह सुनकर यांग जियाई का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह थोड़ी असमंजस में लग रही थी। हालांकि वह जानती थी कि उसके पति के ग्रेड बहुत अच्छे थे, उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसके पति सचमुच प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, जिससे उसे तैयारी का समय ही नहीं मिला। पत्नी, क्या तुम भ्रमित होने का नाटक कर रही हो? यह देखकर कि उसकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया, लिन हुआन ने अपनी पत्नी का छोटा सा हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तुम क्या इनाम चाहते हो? यांग जियाई के गाल लाल हो गए थे, उसने लिन जुवान को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की और अपना सिर नीचे करते हुए कमजोरी से पूछा। पत्नी, मैं अपने पति को क्या इनाम दूं? लिन हुआन ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन यांग जियाई को स्नेह भरी नजरों से देखा। मैं नहीं जानता। बोलने के बाद यांग जियाई को कुछ दिन पहले युजिया के साथ खरीदे गए पजामा के सेट की याद आई। लेकिन अगर वह सचमुच अपने पति को दिखाने के लिए इसे पहनेगी तो क्या उसके पति को यह पसंद नहीं आएगा? कुछ समय के लिए यांग जियाई एक जटिल मनोविज्ञान में फंस गया। चूंकि मेरी पत्नी ने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है, तो चलो चलते चलते इसके बारे में सोचते हैं। पत्नी, पहले वापस चलते हैं। ठीक है। यांग जियाई ने सिर हिलाया, लिन जुवान को अपना छोटा सा हाथ पकड़ने दिया और लिन जुवान के पीछे पार्किंग स्थल तक चली गई। कार का दरवाजा खोलकर, यात्री सीट पर बैठकर और अपनी सीट बेल्ट बांधकर, लिन हुआन ने भी अपनी सीट बेल्ट बांध ली और स्कूल से दूर चला गया। अब वास्तव में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और जब मैं दोबारा स्कूल आऊंगा तो अगले सेमेस्टर की शुरुआत हो चुकी होगी। घर पर वांग मा भी आज बच्चों की देखभाल में मदद करने के लिए घर पर थे। वांग मा, हम कल चुवानशु के लिए निकलने वाले हैं और स्कूल शुरू होने से पहले वापस आ जाएंगे। जब हमें बच्चे की देखभाल के लिए आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। घर पहुंचकर लिन जुवान ने पैसों का एक बंडल वांग मा को दे दिया। यह वांग मा को इस महीने प्रसव पूर्व देखभाल करने वाली के तौर पर मिले पैसे थे। वांग मा ने पैसे लिए और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मिस्टर लिन, मिस यांग, जब आपको मेरी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करें और मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगा। ठीक है वांग मा, इस दौरान हमारे लिए बच्चे की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये दोनों बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, उन बच्चों से कहीं ज्यादा सुविधाजनक हैं जिनकी देखभाल मैं दूसरे परिवारों में करती थी। तो मिस्टर लिन, मिस यांग, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। ठीक है वांग मा, अपना समय लो। ठीक है बच्चों, अलविदा। बकवास आह, बड़बड़ाना आह। लिन हुआन ने वांग मा को दरवाजे पर भेजा और वांग मा के विला से चले जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। इन दिनों लिन जुवान के ऑनलाइन ऑर्डर भी लेकसाइड गार्डन में पहुंच गए हैं। उसने अपनी खरीदी हुई सारी चीजें भी आर.वी. में रख दी हैं और कल किसी भी समय निकल सकता है। पत्नी, हम कल निकल रहे हैं। रास्ते में कुछ खरीदना हो तो देखना। अगर कुछ खरीदना हो तो हम बाद में जाकर देख लेंगे। खैर, मुझे नहीं पता कि मेरे शहर में बच्चों के लिए कोई ऐसा मिल्क पाउडर ब्रांड है या नहीं जिसे बच्चे अक्सर खाते हैं। अगर नहीं, तो मुझे डर है कि बच्चे वहां जाकर इसकी आदत नहीं डाल पाएंगे। पतिदेव, क्यों ना हम बाद में बच्चों के लिए मिल्क पाउडर के कुछ डिब्बे खरीद लें। ठीक है, बच्चों के लिए दूध पाउडर के कुछ डिब्बे, डायपर और वेट वाइप्स खरीद लो। और क्या चाहिए, बस अपने पति से कह दो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। लिन हुआन ने अपनी छाती थपथपाई और मुस्कुराया। घर पर कुछ देर आराम करने और दोपहर का भोजन करने के बाद लिन जुवान और यांग जियाई बच्चों के साथ निकल पड़े। सबसे पहले वे शिशु स्टोर पर गए, जहां से उन्होंने बच्चों के लिए दूध पाउडर के 8 डिब्बे और डायपर तथा वेट वाइप्स के 3 पैक खरीदे और फिर बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदे। बच्चों की जरूरत की चीजें खरीदने में 1 घंटे से ज्यादा समय लग गया। पत्नी, क्या आप कार में खाने के लिए कुछ नाश्ता खरीदना चाहेंगी? अगर कार हाईवे पर आ जाए तो उसे चलाने में कई घंटे लगेंगे। अच्छा, तो चलो कुछ खरीद लेते हैं। कुछ स्नैक्स खरीद लेते हैं। अगर गाड़ी में खाना हो तो पेट भर सकते हैं। कुछ फल भी खरीद लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। बच्चों के लिए खरीदी गई चीजों को ट्रंक में रखकर लिन हुआन और यांग जियाई पहले डिपार्टमेंटल स्टोर सुपरमार्केट गए, बहुत सारे स्नैक्स खरीदे और फिर फलों की दुकान पर गए और कुछ फल खरीदे। ये सब खरीदने के बाद वे घर वापस चले गए। घर पर यांग जियाई अपने पति को बच्चे के साथ खेलते हुए देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि क्या तैयार करे। उसने पिछली बार लिन जुवान से वादा किया था कि अगर वह पहला स्थान हासिल करेगा तो वह उसे इनाम देगी। अब उसे सचमुच पहला स्थान मिल गया है, लेकिन उसने इसके बारे में नहीं सोचा है। शून्य।
लंबे समय के बाद यांग जियाई ने अभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था, इसलिए उसे अपना मोबाइल फोन उठाना पड़ा, वीएक्स खोलना पड़ा, अपने सबसे अच्छे दोस्त के खाते को देखना पड़ा, इसके बारे में सोचना पड़ा और झाओ युजिया से पूछना पड़ा। युजिया, लिन शुवान को इस परीक्षा में प्रथम स्थान मिला है। मैंने पिछली बार उससे वादा किया था कि अगर वह प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो मैं उसे इनाम दूंगा, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि क्या दूं। क्या तुम मुझे इसके बारे में सोचने में मदद कर सकते हो? कुछ ही देर में झाओ युजिया ने जवाब दिया, जियाई, क्या हम पिछली बार अधोवस्त्र की दुकान पर नहीं गए थे? आज रात तुम वही अधोवस्त्र पहनोगी जो तुमने पिछली बार खरीदा था। मुझे विश्वास है कि लिन जुवान को जरूर पसंद आएगा। वह सेट, अगर मैं सचमुच पहन लूं तो क्या यह बहुत शर्मनाक नहीं होगा? जियाई, तुम पति पत्नी हो, न कि साधारण प्रेमी, नहीं अजनबी। इस आदमी को तुम्हें समय समय पर कुछ लाभ देने की जरूरत है, अन्यथा तुम्हें सावधान रहना होगा कि उसका मन दूसरी औरतों की ओर न चला जाए। मेरी बात सुनो, आज रात उसके लिए वह सेट पहनो, मुझे विश्वास है कि उसे यह जरूर पसंद आएगा। सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं। यह यांग जियाई ने लिन जुवान की ओर देखा और फिर अपने सबसे अच्छे दोस्त द्वारा भेजे गए संदेश को देखा और एक गहरी सांस ली। अध्याय 60, पति, मैंने एक सेक्सी अधोवस्त्र खरीदा है। रात में लिन जुवान और यांग जियाई बच्चों के साथ अपने कमरे में लौट आए। उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद यांग जियाई ने जाने से पहले लिन जुवान को शर्माते हुए देखा। पति, जब बच्चे सो जाएं तो मेरे कमरे में आ जाना। ऐसा कहने के बाद यांग जियाई शर्मा गई और जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। अपनी पत्नी को कमरे से भागते हुए देखकर और उसकी कही हुई बात को याद करते हुए लिन हुआन मुस्कुराया और उसे अपनी पत्नी द्वारा दिए जाने वाले इनाम का अनुमान हुआ। बच्चों, देर हो रही है, ठीक है? पापा तुम्हें सुला देंगे, ठीक है? इया बच्चों के साथ आधा घंटा बिताने, दूध पाउडर तैयार करने, उन्हें खिलाने और उनके डायपर बदलने के बाद लिन शुवान को अंततः उन्हें सुलाने में 1 घंटे से अधिक समय लगा। इस बीच यांग जियाई पहले ही नहा चुकी थी। उसने उस अधोवस्त्र को पहन लिया था जो उसने दूसरे दिन खरीदा था। उसके ऊपर गुलाबी नाइटगाउन था। वह बिस्तर पर बैठी थी, उसका मन भटक रहा था। वह चिंतित थी कि लिन जुवान बाद में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, लेकिन साथ ही वह उसके आने का भी इंतजार कर रही थी। दस्तक, दस्तक, दस्तक। पता नहीं कितनी देर बाद जब दरवाजे पर दस्तक हुई, यांग जियाई ने धीरे से कहा और जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। उसने दरवाजे की ओर कहा, पति, अंदर आइए। लिन हुआन ने दरवाजे की कुंडी घुमाई, दरवाजा खोला, अपनी पत्नी को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा, थोड़ा मुस्कुराया, दरवाजा बंद किया और चला गया। पत्नी, यांग जियाई ने बगल की ओर देखा, उसके चेहरे की लाली उसकी गर्दन तक फैल गई थी। शर्म के मारे उसका चेहरा अब लाल सेब जैसा हो गया था, जिसे खाने का मन कर रहा था। लिन हुआन बिस्तर के पास आया, अपनी पत्नी के लाल चेहरे को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यांग जियाई ने अपने होठों को भींच लिया, शब्द उसके मुंह तक पहुंचे, फिर वापस चले गए। पत्नी, क्या हुआ? कुछ नहीं। पत्नी ने मुझे बुलाया है, क्या वह पहले से तैयार है? लिन हुआन ने अपनी भौहें उठाईं और यांग जियाई को चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ देखा। यांग जियाई ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अगर वह डरी रही तो कुछ नहीं होगा। अपना मन बनाते हुए वह बिस्तर से उठ बैठी, लिन जुवान की ओर देखा और शर्माते हुए उसकी पीठ को गले लगा लिया। उसने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, पति, मैंने सेक्सी अधोवस्त्र का एक सेट खरीदा है। यह सुनकर लिन हुआन थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने अपनी पत्नी की पीठ को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके कान में कहा, पत्नी, क्या तुम इसे अपने पति को दिखा सकती हो? यांग जियाई ने धीरे से कराहते हुए सिर हिलाया। लिन हुआन ने एक गहरी सांस ली, अपनी पत्नी को उसकी नाइटगाउन खोलने में मदद की और फिर नीचे देखा। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, बहुत बड़ा। क्या तुम्हें यह पसंद है? यांग जियाई ने लिन जुवान की नजरों में देखा, जो सीधे उसकी ओर देख रहे थे। उसकी आवाज नर्म थी, जो तुरंत एक आदमी के दिल को पिघला देती थी। पत्नी, तुम बहुत सुंदर हो। लिन हुआन ने भारी स्वर में सिर हिलाया, फिर अपनी पत्नी के गालों को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका और फिर दबंगई से उसके होंठों को चूम लिया। उसके होंठों को चूमा गया, जिससे यांग जियाई का पूरा शरीर थोड़ा अकड़ गया। पता नहीं कितनी देर बाद यांग जियाई ने भी जोश से जवाब दिया। उसका नाजुक शरीर लिन जुवान के शरीर से कसकर लिपटा हुआ था। उसकी वाकपटू आंखें आधी खुली और आधी बंद थीं। उसकी धुंधली आंखें लिन जुवान को घूर रही थीं, जो उसे मुंह से चूम रहा था। यांग जियाई ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसके बालों को सहलाया। पता नहीं कितनी देर बाद लिन हुआन ने आखिरकार यांग जियाई के होंठों को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को गहरे स्नेह से देखा, फिर उसे उठाया और धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। जब वह होश में आई तो यांग जियाई के छोटे हाथ ने रजाई को चुटकी में पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसके गाल गर्म हो गए। लिन जुवान को देखने की हिम्मत नहीं हुई। अपने होंठ फुलाते हुए उसने कहा, तुम बुरे आदमी हो, और बहुत देर तक कोई आवाज नहीं निकाली। लिन हुआन मुस्कुराया और अपनी पत्नी के गालों को धीरे से सहलाया। उसने उसके कान में फुसफुसाया,
थोड़ी देर बाद यांग जियाई ने सिर हिलाया। अपनी पत्नी को सहमत होते देख लिन हुआन बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी का नाइट गाउन उतार दिया और अपनी पत्नी को देखते हुए तेजी से सांस लेने लगा। लिन शुआन उठ बैठा और अपनी पत्नी के जेड जैसे पैर पकड़ लिए। उसकी पत्नी के पैर बहुत पतले, थोड़े छोटे, बर्फ जैसे सफेद थे और उसके पैर की उंगलियां कोमल कमल की कोंपलों जैसी थीं। उसकी पत्नी के पतले, सुंदर पैर और जेड जैसे पैर थे जो बर्फ से भी ज्यादा सफेद थे। यांग जियाई ने महसूस किया कि उसके जेड पैरों को छुआ जा रहा है। उसका पूरा शरीर थोड़ा कठोर हो गया। उसका दिल भी यह अनुमान लगा रहा था कि आगे क्या होगा। पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लिन हुआन आगे बढ़ी, यांग जियाई के कान में कुछ कहा और फिर उसे गले लगा लिया। यांग जियाई थोड़ा कांपते हुए लिन जुबान के शरीर को गले लगा लिया, उससे निकलती गर्मी को महसूस किया। सब कुछ स्वाभाविक रूप से हुआ। आधी रात के लगभग 2 बजे लिन शुआन बिस्तर से उठा, बगल में सो रही अपनी पत्नी को देखा। उसके चेहरे पर अभी भी संतुष्टि के भाव थे। वह स्नेह से मुस्कुराया और अपनी पत्नी को रजाई उड़ाने में मदद की। वह सावधानी से बिस्तर से बाहर निकला, अपने कपड़े पहने, धीरे से कमरे से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया, बच्चों के कमरे में आया, देखा कि बच्चे जाग नहीं रहे थे। बच्चों के पास आया, उन्हें रजाई ओढ़ने में मदद की और फिर लिन हुआन नीचे चला गया। कई घंटों तक लगातार काम करने से उसकी बहुत ऊर्जा खर्च हो गई थी। उसने रसोई में जाकर कुछ खाने का सामान बनाने की योजना बनाई और फिर उसे एक गर्म बर्तन में रखकर अपनी पत्नी के कमरे में ले जाने की योजना बनाई, ताकि अगर उसकी पत्नी रात में उठे और उसे भूख लगे तो वह भी कुछ खा सके। आधे घंटे से ज्यादा समय बिताने के बाद उसने कुछ दुबला मांस दलिया पकाया। लिन जुबान ने उसमें से कुछ एक थर्मल कंटेनर में डाला, कुछ खुद खाया, फिर थर्मल कंटेनर को अपनी पत्नी के कमरे में ले गया, थर्मल कंटेनर को बेडसाइड टेबल पर रख दिया और एक नोट भी छोड़ा, फिर कमरे से बाहर चला गया। बेशक वह भी अपनी पत्नी के साथ एक ही बिस्तर पर सोना चाहता था, लेकिन बच्चे दूसरे कमरे में थे और वह नहीं जानता था कि बच्चे कब जागेंगे, इसलिए उसे उस कमरे में वापस जाना पड़ा जहां बच्चे थे। अन्यथा जब बच्चे जागेंगे और देखेंगे कि उनके माता पिता कमरे में नहीं हैं, तो वे निश्चित रूप से रोएंगे। सचमुच, जैसे ही वह बच्चों के कमरे में वापस आया, सबसे बड़ा बच्चा रोने लगा। लिन जुबान जल्दी से चला गया, सबसे बड़े बच्चे के पास आया, धीरे से रजाई उठाई और पाया कि सबसे बड़े बच्चे ने शौच कर दिया था। बेबी, क्या तुम जाग रही हो? आओ, पापा तुम्हें पकड़ेंगे और तुम्हारा डायपर बदल देंगे, ठीक है? लिन हुआन ने बड़े बच्चे को धीरे से अपनी बाहों में लिया, फिर उसे पकड़कर कुर्सी पर बैठाया, उसके गंदे डायपर को बदला, बच्चे के नितंबों को पोंछने के लिए गीले तौलिए का इस्तेमाल किया, उसे साफ किया और फिर बड़े बच्चे को साफ डायपर पहना दिया। वो सबसे बड़े बच्चे ने अचंभित होकर अपनी आंखें खोली, अपने पिता की ओर देखा और रोने लगा। रो मत, पापा आ गए हैं, भूख लगी है क्या? पापा तुम्हारे लिए दूध बना देंगे। लिन हुआन ने बड़े प्यार से सबसे बड़े बच्चे से कहा और फिर सबसे बड़े बच्चे के लिए दूध पाउडर तैयार किया। जब सबसे बड़ा बच्चा दूध पी चुका, तो वह अपने पिता की बाहों में लेट गया और फिर से सो गया। सबसे बड़े बच्चे को देखते हुए, जो फिर से सो गया था, लिन हुआन ने उसके गुलाबी छोटे चेहरे को चूमा, फिर बच्चे को पकड़े हुए खड़ा हो गया, बच्चे को दूसरे बच्चे के बगल में रख दिया और उसे रजाई से ढक दिया। फिर वह बच्चे के लिए दूध की बोतल साफ करने चला गया। रात में यांग जियाई भूख से जाग गई, उसने अपनी आंखें खोली और केवल महसूस किया कि उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा था। रात में जो हुआ उसे सोचकर उसका चेहरा लाल और गर्म हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका पति इतना अद्भुत होगा, उस समय से भी ज्यादा अद्भुत। अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड बिना एड्स के और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम फ्री ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस 99 रुपीज की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है।